हाँ तो मेरे एमपी के महारथी और मेरे प्यारे प्यारे से लाडलो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बेटा। मैं हूं आपका अपना निक्कू भैया। नहीं पहचानते हो तुम लोग, पहली बार देख रहे हो। मैं आपका निक्कू भैया, बड़ा भैया हूं आप लोगों का, और तुम मेरे छोटे छोटे से लाडले हो, मेरे लाडली हो, प्यारी प्यारी से। बेटा 9th क्लास का एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पे मैं अंतिम रिवीजन करवाने वाला हूँ। बढ़िया से इस वीडियो को देखना, इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, वो पढ़ के चल जाना, पूरा पूरा एग्जाम में छाप कर आ जाओगे, ठीक है। और इससे ऊपर मैंने एक और वीडियो आपको डाल रखी है जिसमें मैंने पूरे लिटरेचर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, वो भी जाकर देख लेना, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ आज क्या करवाने वाला हूं तुमको मैं बताता हूं। देखो आज मैं तुमको यहां पे करवाने वाला बेटा, अपन यहां पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले तो इसके पीडीएफ की बात कर लूं। पीडीएफ कहां मिलेगा आपको? सिंपली बेटा टेलीग्राम पर जाना है, सिंपली में टेलीग्राम पर जाना है। मैं आपको लिंक में चैनल की लिंक डाल दूंगा, टेलीग्राम पर डालना है और सीधे आपको एमपी बोर्ड वाला आपको बेटा यहां पर सर्च करना है और यहां पर आपको पीडीएफ पट दिना से मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड चीज की बात करूं, आज अपने टॉपिक क्या क्या कवर होने वाले हैं बेटा, तो टॉपिक की बात करूं आज आपका पूरा का पूरा भाषा बोध कवर होगा, भाषा प्लस काव्य बोध अपन पूरा का पूरा कवर करेंगे। मैं आज आपकी पूरी की पूरी मतलब ये ग्रामर होगी कंप्लीट, गद्य साहित्य प्लस पद्य साहित्य का साथ पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दूंगा मैं तुमको, ठीक है। साथ में आपका रचनात्मक लेखन भी पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दूंगा मैं, है ना। रचनात्मक लेखन, पत्र निबंध, ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दूंगा इस टॉपिक में। इसके पहले एक वीडियो रखी बेटा आईएमपी क्वेश्चंस की, इसके पहले आईएमपी क्वेश्चंस वाली वीडियो रखी है, तो उसको भी आपको ध्यान रखना, वो भी बढ़िया चलेगी, ठीक है। चलिए सबसे पहले अपन पढ़ते हैं काव्य। काव्य के भेद पढ़ेंगे। काव्य कितने प्रकार के होते हैं बेटा? दो प्रकार के होते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। स्पीड में तेज रखूंगा क्योंकि तुमको सिर्फ रिवीजन करना है फटाफट से। तुमको जितनी चीज बता रहा हूं उतनी चीज नोट्स में से रीड कर लेना, बस बाकी कुछ नहीं करना अपने को, ठीक है। प्रबंध काव्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, महाकाव्य, खंडकाव्य, आख्यानिकीतियां। आख्यानिकीतियां अभी अपने को नहीं आती है, ठीक है। महाकाव्य, खंडकाव्य हो गए। मुक्तक काव्य कितने होते हैं बेटा? पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। इस वीडियो को तुमको 2x में चलाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। अगर तुम एकदम आयो एकदम कि भैया लास्ट टाइम पे भी आया ना, तो वो मचा देंगे अपन, ठीक है। अब समझो, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार क्या बोलती भैया काव्य की परिभाषा? रसात्मकम वाक्यम काव्यम। काव्य की परिभाषा आती, काव्य किसे कहते हैं, तो काव्य किसे कहते हैं अगर परिभाषा आ जाए तो ये लिख के आ जाना। अगर स्पेशली लिखा है कि आचार्य विश्वनाथ के अनुसार बताओ या पंडित जगन्नाथ के अनुसार बताओ, तो इनकी ही बताना। और नॉर्मल लिखा है काव्य किसे कहते हैं, तो इनकी लिख के आ जाओ, इनकी लिख के आ जाओ, बात खत्म। आगे बात समझ में? ये क्या बोल रहे हैं? रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, बात एक ही है, रसयुक्त वाक्य को ही काव्य कहते हैं, बात खत्म हो गई। क्लियर लाडले? आगे बढ़ते हैं यहां से फटाफट से अपन, देखो जल्दी। 2 प्रकार के होते हैं काव्य के, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य जिसके हम भैया आनंद की अनुभूति देखने से होती है, वहां दृश्य काव्य हो गया, नाटक देखते हैं अपन। श्रव्य काव्य जहां पे आनंद की अनुभूति पढ़ने और सुनने दोनों से होती है। आगे बात समझ में, कहानी सुनते हैं अपन। प्रबंध और मुक्तक मैंने बता दिया तुमको, प्रबंध और मुक्तक है। क्लियर है भाई? ठीक है, चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही है, यही आपका क्वेश्चन उठ के आएगा, अंतर बताइए महाकाव्य अंतकाव्य में, पक्का आएगा, डन है। महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर बताइए, ये अंतर तुम याद करके चल जाओ। इसमें 8 से अधिक सर्ग होते हैं। सर्ग मतलब क्या? अध्याय होते हैं। इसमें 8 से अधिक अध्याय होते हैं, सर्ग होते हैं। इसमें 8 से कम अर्थात एक ही होता है, सर्गों की संख्या कम होती है, इतना लिख के आ जाओ। इधर इसमें समस्त मानव जीवन की घटना की चित्रण होता है। इसमें किसी एक पक्ष के, जैसे आपके जीवन में कोई एक चीज हुई है, उस पक्ष के जीवन घटना का चित्रण होता है। इसमें समस्त जीवन का चित्रण हो जाता है। यह विस्तृत होता है, बड़ा होता है, और यह संक्षिप्त होता है, छोटा होता है, ठीक है। इसमें पात्रों की संख्या ज्यादा होती है, इसमें पात्रों की संख्या बहुत ज्यादा कम होती, ठीक है। इसमें अनेक छंदों का प्रयोग होता है, इसमें एक ही छंद का प्रयोग होता है, बात भी ध्यान रखो। इसका उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति से, इसका उद्देश्य अपने आप में महान होता है। क्लियर? इसमें 5 पॉइंट लिख के आना, तुम लोग कोई से 5 पॉइंट लिख दो, लेकिन ये पॉइंट लिखना जरूरी है। इसके 2 उदाहरण लिख के आ जाओ, भले ये इसके 2 उदाहरण, है ना। किस किसने लिखी बेटा? रामचरितमानस, ये तो इंपॉर्टेंट है सही। एक तुम कामायनी भी लिख के आ जाओ, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद हो जाएगी तुमको, ठीक है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता कभी कभार, तो इसको आपको इस तरीके से भी ध्यान रखनी है। पंचवटी मिथिलेशन गुप्त हो गए, जयदत्त मिथिलेशन गुप्त नहीं, जयदत्त नहीं, पंचवटी लिख के आओ, और एक लिख दो आप इसमें सुदामाचार्य नरोत्तम दास, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया। इसके बाद आता रस। रस का सिस्टम क्या है? रस सीधा सा बताया कि रस के काव्य की आत्मा या प्राण कहते हैं रस को, है ना। किसी काव्य के साहित्य को पढ़ने या सुनने समय पाठक और श्रोता को जो आनंद की अनुभूति होती है, उसी का कहते हैं बेटा अपन रस कहते हैं, बात खत्म। अब रस के अंग कितने प्रकार के होते हैं पूछा जाता है? 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन उससे पहले इसको 2 मिनट के लिए पॉज करो, अभी इसको भूल जाओ, ये याद करो। इसका वर्णन भरत मुनि ने कहां पे करा बेटा? नाट्य शास्त्र में किया। देख भाई, रस के 4 भेद या अंग होते हैं, स्थायी भाव, अनुभाव, संचारी भाव और विभाव। 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तो स्थायी भाव क्या होते हैं? मानव के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहने वाले भाव को स्थायी भाव कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है बेटा? 10 होती है, बात ध्यान रखना, इनकी संख्या 10 होती है। अनुभाव कितने होते हैं? अभी 10 संख्या, इससे बनेंगे सारे के सारे रस, इससे पूरे के पूरे रस बनते हैं। अनुभाव आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं होगी, जो इंसान बाहर फील करता है, बाहर उसको जो भी हो रहा है, मतलब उसके शरीर में मान लो कांप रहा है वो, है ना,
या फिर कुछ भी कर रहा है, उसका जीवान लड़खड़ा रही है, ये सब होता है अनुभाव, मतलब कि जो उसको अनुभव हो रहा है। अनुभाव का मतलब क्या होता है कि जो उसको अनुभव हो रहा है, जिस तरीके से वो अनुभव कर रहा है चीजों को, ठीक है। इनकी संख्या 5 होती है, कायिक शरीर हो सकती है, मूस हो सकती है, मानसिक हो सकती है, सात्विक हो सकती है, आहारी। संख्या ध्यान रखना कितनी होती है 5, इसकी संख्या कितनी होती है 10। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है बेटा 33, 33 याद नहीं करना, सिर्फ संख्या याद रखो। विभाव की संख्या कितनी होती है बेटा 2 होती है, एक होता है आलंबन। विभाव क्या होता है, जो कारण होता है कि देखो स्थायी भाव ऐसा है कि इंसान के जीवन में अपने मन में बहुत सारी फीलिंग्स होती है, कभी गुस्सा आ जाता है तुमको, कभी तुम प्यार करने लगते हो, कभी तुम जलन करने लगते हो, कभी तुम एकदम उत्साह में आ जाते हो कि आज तुम मार डालूंगा, ठीक है, गुस्सा भी आ जाता है, कभी वीर रस का स्थायी मतलब कभी वीरता भी अपने अंदर आ जाती है ना, बहुत सारी चीजें अपने अंदर है, कभी हम दुख हो जाते हैं, कभी हम रो पड़ने लग जाते हैं, तो ये स्थायी भाव होता है हमारे अंदर। अब हमारे अंदर स्थायी भाव को जगाने का कोई कारण होता है, तो जो कारण होता है उसको बोलते हैं क्या, विभाव। कि भैया एक हमने लड़की को देखा, उस लड़की को देख के हमारे अंदर भैया लड्डू फूट गया, तो लड़की क्या बनी बेटा, आपके अंदर जो स्थायी भाव था प्यार नामक, उसको जगाने का कारण बनी। तो दो प्रकार से कारण बन सकती है। पहला क्या है बेटा, आलंबन, कि आपने उसको देखा, लड़की हो गई आलंबन, कि आपने उसको देखा, आपके मन में लड्डू फूटा, मतलब स्थायी भाव जागृत हो गया, समझ रहे हो। तो जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण कोई स्थायी भाव जागृत हो जाता है, मतलब भैया मन में लड्डू फूटे जिसके कारण, तो किस कारण, छोरी के कारण फूट गया भैया। अब उद्दीपन क्या है, अब वो जो लड्डू फूटा है उस लड्डू को बढ़ाने वाला, कि आपके मन में जो स्थायी भाव आया है उसको जो और तेज कर दे। जैसे तुम्हारा एक दोस्त से बोल रहा भाई तेरे को देख रही, भाई तेरे को कर रही है, भाई तेरे नंबर पूछ रही, भाई तेरे बारे में रात दिन पूछती रहती है, तो उसने क्या करा, आपके जो अंदर के भाव तो उसको बढ़ा दिया, चने के झाड़ पर चढ़ा दिया, तो उद्दीपन हो गया, जागृत करने, तीव्र करने वाला, ठीक है, उद्दीप्त या तीव्र करने वाला, ठीक है। चलो अब ये 10 प्रकार के होते हैं बेटा, रस के प्रकार और स्थायी भाव। अब 10 प्रकार की आपको परिभाषा यहाँ पे याद करवा दूंगा, 10 परिभाषा आपको सिर्फ 10 मिनट में याद करवा दूंगा, 10 परिभाषा 10 मिनट में याद करवा दूंगा, देख। विभाव, अनुभाव, यहां पे बेटा मैंने एक फॉर्मेट लिखा है, बस तू इस डेफिनेशन को याद कर ले, बस खालिस्तान लगाया, मैं बता दूंगा भाई कैसे याद करना है इस डेफिनेशन को। तुमको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ, ये क्या हो गया, अरे भैया हट जा यार, ये कहां से आ गया, ओए हट जा। देख भाई, देखो सिर्फ इसके स्थायी बात करना, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, इसका हास, इसका करुण का शोक, रोध का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, अद्भुत का विस्मय, विभत्स का जुगुप्सा, शांत का विभव, वात्सल्य का वात्सलता। बस ये 10 प्रकार के स्थायी भाव याद रख ले, तेरी डेफिनेशन यूं में बना दूंगा। क्या लिखा है, अगर मान लो मेरे को श्रृंगार रस की डेफिनेशन लिख, देख श्रृंगार रस की डेफिनेशन 1 मिनट बनेगी। श्रृंगार रस की डेफिनेशन क्या है, सिर्फ इसका स्थायी भाव याद रख, क्या इसका स्थायी भाव रति, इसका स्थायी भाव क्या बेटा रति, बस ये याद रख। क्या लिखा है, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव की सहायता से जब रति नामक, क्या लिखेंगे, रति नामक स्थायी भाव परिपक्व हो जाता है, तो वहां पर कौन सा होता है बेटा, कौन सा रस कहलाता है, श्रृंगार रस कहलाता है। क्या करा मैंने, यहाँ का स्थायी भाव रति उठा के कहा लिख दिया बेटा यहाँ पे, वहां पे उसका नाम लिख दिया। ऐसी मेरे को रोध रस की बनानी, लिख दूं यहाँ पे क्रोध नामक स्थायी भाव परिपक्व हो जाता है, तो ये हो गया। डेफिनेशन इजी होगी, एक बार इसको अपने नोट्स में लिख ले, प्रैक्टिस कर, इजी हो जाएगी। देख बनी ना वही, विभाव, अनुभाव, संचय भाव के साथ जब पुष्ट होकर जब रति नामक स्थायी भाव परिपक्व होता है तो श्रृंगार रस कहलाता है। आ गई। अब तुझे डेफिनेशन याद ही नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ देखो स्थायी भाव याद करने हैं, 10 स्थायी भाव याद कर ले और इसके 10 एग्जांपल याद कर ले। एग्जांपल बहुत इजी, क्या लिखा है, कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भोन में करत है नैनो नहीं सब बात। इसका मतलब क्या है, श्रृंगार रस का एग्जांपल है कि पहले कहते हैं दो नायक नायिका हीरो हीरोइन बैठे बेटा एक हॉल में, एक हीरो इधर बैठा है, हीरोइन इधर बैठी है, लड़का इधर बैठा, लड़की इधर बैठी है। अब आपस में देख रहे हैं, कहत आंखों आंखों में बात कर रहे हैं, कहत लड़की कहती नटत, फिर लड़का खींच जाता, कह दूं ना, फिर लड़की करती बेटा, फिर लड़की भी खींच जाती है, हाँ समझ नहीं आती तुमको, फिर उनकी आंखें मिलती है, तो लिखा है यहाँ पे मिलत, फिर मिलत लिखा है यहाँ पे जब आंखें मिलती, खिलत मतलब दोनों की आंखें मिली तो भाई खिलखिलाने लग गए वो, फिर लजियात मतलब कि वो शर्मा जाते हैं, भरे भवन में, भवन मतलब कि भरे भवन में कर रहे हैं, भरे भवन में करते हैं क्या, नैनन ही सब बात, आंखों आंखों में सारी की सारी बातें करते हैं। श्रृंगार रस भी दो प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग मतलब जहां पर भैया आपस में मिल रहे हैं, दो नायक नायिका मिल रहे हैं आपस में, और वियोग मतलब कि जब आपस में क्या हो रहा है भैया, बिछड़ रहे हैं, बिछड़ रहे हैं तो क्या गया वियोग। बतरस लालच लाल की मुरली तो लुका है, देखो यहाँ लिखा है ना, जहां नायक नायिकाओं के संयोग या मिलन का वर्णन होता है, बात खत्म।
कि बतरस लालच लाल की, बात करने की लालच में लाल की मतलब गोपियां मुरली धरी लुकाए, श्री कृष्ण जी की मुरली को उन्होंने छुपा लिया, लुकाए मतलब छुपा लिया है। सोह करे भोनिया से देन कहे न जाए। अब वहां कृष्ण जी बोलते कि भैया मुझे मेरी मुरली वापस लौटा दो, सो करे भोनिया से, तो अब गोपिया जो है भोनी से मतलब कि भोनी से भोहे होती है ना अपनी, इस तरह से जाए। अब वो देने को कहते हैं कृष्ण जी की मेरी मुरली दे दो मुझे, तो वो नटी जाए कि हाँ मैं नहीं दूंगी। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? तो बहुत इजी है, और इसके एग्जांपल बहुत इजी लेके आओ, तुमको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, एक बार इसका रिवीजन कर लेना, क्लियर हो जाएगा मामला। वियोग संज्ञा भी वो होता है जहाँ पे दूर हो रहा है, क्या हो रहा है, वियोग की भावना आती है, वियोग की अवस्था, कि हे खगमग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीतामग नहीं। हाँ पर भैया राम जी पूछ रहे हैं सीता जी का पता पूछ रहे हैं कि हे खगमग मतलब उड़ने वाले पक्षी वगैरह सबसे पूछ रहे हैं कि तुम एक मधुकर श्रेणी मतलब तुम ऊपर आसमान में उड़ते हो, तुमने मेरी सीता को ही देखा है, तो वियोग भी हो गया। हास्य रस का भैया वही एग्जाम देखो, सीधी सी बात है, पुष्ट होकर जब हास नामक, डेफिनेशन तो वही की वही लगी है, बस यहाँ पर स्थायी भाव का नाम चेंज कर दिया है ना, और यहाँ पर सीधे हास्य रस यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, मैं महावीरू पापड़ तोड़ सकता, अगर गुस्सा जाए तो कागज में तोड़ सकता हूँ, बुरे समय को देख कर गंजे तू क्या रोए, किसी भी हालत में तेरा बालना बाका हुए। ये भी इजी भैया, पहला ही हो गया, दूसरा ही हो गया, दो उदाहरण मैंने यहाँ पर दे दिया आपको, कोई इश्यू है ही नहीं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, करुण रस की बात करूं, करुण रस मतलब क्या है बेटा, शोक नामक, जब दुख होता है भैया क्या होता है कि प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा क्या है, दुख जल्दी डूबी का सहारा कहाँ है, अब तक जिसको देख के मैं जी सकी हूं वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है। वो यहाँ पे रोने की भाव आ रहा है, क्या का भाव आ रहा है भैया, रोने का भाव आ रहा है कि वो दुखी है ना, दुख दुख ये दुख का खत्म नहीं होता। ठीक है गाइस, ये दुख की बात आ रही है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वीर रस की बात आ रही है भैया, वहां पे भी सीधी सी बात है, चढ़ते तक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। तो यहाँ पे आपको सीधी सी बात है, वीर रस स्थायी भाव, उत्साह नामक स्थायी भाव जब परिपक्व हो जाता है, उत्साह नामक स्थायी भाव परिपक्व हो जाता है, सीधी सी बात है, ये आंसर आ गया आपका। रोध रस में क्या होता है भैया, जब क्रोध नामक स्थायी भाव परिपक्व होता है, जब क्रोध आता है कि श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, है ना, बस इतना याद कर सकते हो, दो लाइन भी लिख सकते हो, चार लाइन भरी लिखो तुम, श्री कृष्ण के सुन वचन, वही कृष्ण जी की बात चल रही, जब अर्जुन हो जाते हैं बेटा एकदम नाराज की हमारे सामने अपने हैं, है ना, तो फिर कृष्ण जी क्या कहते हैं, अपने होते तो सामने नहीं होते। ठीक है, भयानक रस, अब भैया क्या बोल रहे हैं, भयानक में भय, डर लगेगा, डर की देखे जब बारात में भूत पेत शिवव्याल, थर थर कांपे नारी नर और भाग चले सब व्याल। शिव जी की बारात निकल रही है भैया, भूतों की बारात निकल रही है, चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात, वो गाना है ना, अरे सज रहे भोले बाबा, तो वाली बात है भैया, चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात, तो भूतों की बारात लेके चल मैं, तो थर थर कांपे नारी नर और भाग चले सब व्याल। यही मेरी बात समझ, बच्चे बाल बच्चे सब भग गए। ठीक, अद्भुत रस मतलब कुछ देख के ऐसा लग जाए कि भैया ये क्या हो गया, आश्चर्य हो जाओ, ओ मेरी मैया जोखा देख लो, ऐसा हो जाएगी, हे माता जी ये क्या हो गया। क्या हुआ, जब महाभारत चल रही थी, द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करा था, क्योंकि द्रौपदी को पांडव हार गए थे जुए में, क्लियर। वो शकुनी मामा भांजे देख दो, भांजे बोलूंगा मैं पे आएगा, भांजे देखी पे आएगा, पे आ गया। तो जब द्रौपदी जी का चीरहरण हो रहा था, तो द्रौपदी जी की जो साड़ी थी उनको निकाला जा रहा था, तो श्री कृष्ण जी ने अपनी महिमा चलाई थी, उस साड़ी को इन्फिनिटी कर दी थी कि साड़ी कभी खत्म नहीं हो रही थी। अब वहां पर द्रौपदी जैसी खड़ी हुई है, वो साड़ी घूम रही है और साड़ी खत्म ही नहीं हो रही है। वहां पर जितनी भी सभा में लोग बैठे थे, जितने भी मंत्री बैठे थे, जो भी बैठे थे, राजाओं बैठे थे, वो सब उसको देखकर हैरान हो गए थे, आश्चर्य में आ गए थे। उन्होंने कहा था कि साड़ी के बीच में नारी है, ये साड़ी मान लो इसके बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी घूम रही है, उनको कुछ संपट नहीं बैठ रही थी। वो लिखा है ना कि सारी बीच नारी है या नारी बीच सारी है, कि सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी, क्लियर। विभत्स रस भैया, विभत्स रस का मतलब क्या भैया, जुगुप्सा, जब भैया आदमी को घृणा जलन वाला होता था भाव, कि घर में लाशे, बाहर लाशे, सड़ती लाशे, नुस्ती लाशे, दुर्गंध घोरती है सांसें, इंसान हुआ लाशे लाशे, ऐसा सिस्टम। ठीक है, शांत रस क्या भैया, इसमें अनुभव संचार निर्वेद नामक, शांत भैया की चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचाना कोय। चलती चक्की को देखकर कबीरदास जी रोते, कहते कि हमारा जीवन भी चक्की के समान है, अर्थात इसमें कोई बचने नहीं वाला है, सब कुछ एकदम खत्म हो जाने वाला है। ठीक है, लास्ट है वात्सल रस, ममता वाला रस है कि मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, है ना, ये वाला लिख के आओ, ये वाले दो लाइन लिख के आ जाओ, बस इसमें नंबर मिल जाएंगे तुमको, जाओ, है ना। मैंने माखन नहीं खाया, श्री कृष्ण जी बोल रहे कि सखा ने मेरे दोस्तों ने मिलकर मेरा मुख लपटा दिया। इसमें इंपॉर्टेंट बताता हूँ, वात्सल रस को याद कर लेना, वीर रस को याद कर लेना, संगा रस को याद कर लेना, है ना, तीन रस इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं तुम लोगों को। छंद, छंद धातु से बना, जिसका अर्थ है बेटा आदित्य खुश करना, समझ गए। जिस रचना में अक्षर और मात्राओं की संख्या निश्चित होता था, यति गति तुक लय ताल आदि सुगठित रचना छंद कहलाती। बस डेफिनेशन याद कर लो, बात खत्म। पहला मात्रिक छंद, मात्राओं के हिसाब से, जहां पे मात्राओं के आधार पर गणना की जाती है, मात्रिक छंद होता है। जहां पे वर्णों के आधार पर गणना की जाती है, वर्णिक छंद जाता है। ठीक है, सममात्रिक मतलब जिसमें समान मात्रा हो भैया,
चारों चरण में एक जैसी मात्रा। अर्सम मात्रिक आधे चरण में अलग मात्रा, आधे चरण में अलग मात्रा हो। विषम मात्रिक इसमें सभी चरणों में अलग अलग मात्रा हो। मात्रा क्या होती है पहले समझ लो। ये होती बेटा छोटी, ये लघु के लिए होती है, लघु या लघु के लिए मतलब जैसे छोटा की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, इनके लिए अपनी ये वन यूज होता है ऐसा आई जैसा। और एस का यूज होता है बड़ी की मात्रा, आई की मात्रा, औ की मात्रा, है ना। फिर बड़ा आ की मात्रा होगी, बड़ू की मात्रा होगी। इन सब में क्या होता है बेटा गुरु यूज होता है। वर्णिक छंद क्या वर्णों के आधार पर होता है। अब देखो तुमको 3 छंद बताता है। लघु गुरु यति गति सब मैंने बता रखा है। ये लघु का अर्थ क्या होता है, छोटी मात्रा। देखो लिखा है ना अ उ ई और ऋषि, इन सबको लघु माना जाता है। बाकी बड़ा ये उ ए, इस ए को भी छोटा ए को भी बड़ा ही माना जाता है, ओ को बड़ा माना जाता है। ठीक है। अब भाई जैसे दीदी लिखा है, नौका लिखा है, इसको पढ़ेंगे, इसको गिनेंगे कैसे। दी बड़ी बड़ी मात्रा तो डबल डबल एस लगाएंगे। इसमें अ में छोटी मात्रा है ना। ऐसे कमल लिखा है तो क म ल ऐसे लिखेंगे, इसको गिनते हैं। ठीक है। अब इतना नहीं बताऊंगा भाई मैं। यति मतलब क्या आता है, जहां पे रुकते यति बोलते। गति मतलब प्रवाह हो गया। तुक मतलब वर्णों की आवृत्ति, कि मैंने उसे इतना देखा फिर मैंने उसे कभी नहीं देखा, तो लास्ट में देखा देखा आया ना, बात खत्म। ठीक है। दोहा छंद आता है। दोहा छंद आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। दोहा छंद समझो बेटा, ये एक मात्रिक छंद है, मात्रा के हिसाब से गणना करते हैं। इसके विषम चरणों में 13-13 मात्रा होती है, सम चरणों में 11-11। चरण क्या होते हैं, कोमे का पहला देख, यहाँ दोनों में कोमा लगा है। कोमा का पहला, कोमे के पहले पहला चरण, कोमे के बाद दूसरा चरण, इधर कोमे के पहले तीसरा चरण और इसके बाद चौथा चरण। समझ गए। इतना पहला चरण हो गया कोमे के पहला वाला। ठीक है, ये चल रहा मामला। समझ गया तू, पहला दूसरा तीसरा चौथा। अब क्या बोल रहा है, विषम चरणों में। विषम क्या होता है, 1 और 3 विषम होता है। तो विषम चरणों में इन दोनों चरणों में कितनी मात्रा होगी, यहाँ पर 13-13 मात्रा होगी। और सम चरणों में कितनी मात्रा होगी, 11-11 मात्रा होगी। ठीक है, यही बताने का ट्राई कर रहे हैं वो। ठीक है, गिने। श्री गुरु चरण सरोज रज, अरे यार सरोज रज। अब देख गिनते फटाफट से, कितना क्या आ रहा है इसमें। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 कहां से हो गया। अच्छा रू में लगा दिया मैंने। 1 2 2 गिने। अब 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देख यहां होगी 13 मात्रा। बोला था ना कि इन दोनों चरण में 13 मात्रा होगी। इन दोनों में कितनी होगी, 11-11 होगी। इन दोनों में 11-11 मात्रा। गिनते अब इसकी गिनते हैं। निज मन मुकुर सुधार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देख 11 मात्रा होगी, हेंस प्रूव्ड। अभी जब नीचे वाले लिखते बर नौ र घु र घुवर विमल जसु जो दायक फल चार। ठीक है, अब गिन लेते इसको भी। यहाँ पे 13 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखो 13 यहाँ पे हो गई। फिर 2 2 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11 हो गई। समझ रहे हो, 11-11 हो गई अपने सम चरणों में, 13-13 हो गई अपने बेटा विषम चरणों में। ऐसे लिख के भी आना है, मात्राओं को लिख के आना है, मात्राओं को लिख के आना है। यहाँ पे लाइन छोड़ के मात्रा लिखना अच्छे से। ठीक है, यही सेम टू ये आएगा आपको। दोहा के बाद चौपाई छंद होता है ना। श्री गुरु चरण। चौपाई छंद क्या होता है, चौपाई क्या होती है भैया, 4 चरण मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है, 16 मात्रा होती है। 16 मात्रा प्रत्येक चरण में होती है। एक चरण दे रहा हूं मैं तुमको यहाँ पर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। 40 शायद 40 चौपाई वाली 40 कहलाती है, बात भी ध्यान रखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गई 16 मात्रा। इसमें 16 होगी। जय का पीस ती हूं लोक उजागर, है ना। तो ये हो गई अपनी सिस्टम। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसमें 16 मात्रा होगी। क्लियर है। एक और है सवैया छंद। सवैया छंद आपको बेटा इंपॉर्टेंट है। सवैया छंद, सवैया छंद क्या है कि इसका ये एक वर्णिक छंद है, वर्णों से गिनते हैं। इसमें मात्रा नहीं गिनेंगे, इसमें मात्रा गिनते हैं क्योंकि ये मात्रिक छंद थे। इसमें वर्ण गिनेंगे, ये वर्णिक छंद है बेटा। अक्षरों की संख्या गिनते हैं इसमें। क्या बोल रहे हैं कि 22 से 26 अक्षरों के 4 चरण वाला, 22 से 26 अक्षर होंगे इसमें। अब ये आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट अपना। इसमें दूत कहो, अवधूत कहो, राजपूत कहो, जुल्हा कहो। इसमें गिन लो आप 2 4 4 8 2 10 4 14 2 16 3 17 16 17 18 19 3 18 19 20 21 22 23, है ना। 26 से ज्यादा वर्ण नहीं होंगे इसमें। ठीक है, तो ये वाला आप इसमें कर सकते हो। इसमें एक और एग्जांपल शायद है, हाँ। दुख के गम को अब दूर करो, सुख के क्षण को भरपूर करो, जिससे वो सांस करी मिलने सबको मजबूर करो, भर दो नित्य जीवन की कमियां, सबके दुख को चूर करो, यही सोच वही करता नित्य में, जग का क्षण दूर करो। ये भी लिख सकते हो, लेकिन आपको अथवा में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप दोहा और वाला याद करके लेके जाना। अलंकार की बात करें, अलंकार का मतलब क्या होता है भैया, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले सौंदर्य वर्णन धर्म को अलंकार कहते हैं। बात खत्म। इतना से लिखना। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आभूषण होता है। जिस प्रकार से एक इंसानों को सजने के लिए, इंसान की शोभा बढ़ाने के लिए उनको आभूषण की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार से अलंकार की शोभा कैसे बढ़ती है, सॉरी काव्य की शोभा कैसे बढ़ती है, अलंकार से बनती है। क्लियर हो बेटा। क्लियर हो गया।
रुक जाओ यार, और पानी पीन दो यार, और पानी पीन दो थोड़ा सा मुझे। इतना तुमने नोट्स में लिखा नहीं लिखा, जल्दी बताओ। चलो भाई, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ पे सिस्टम, अलंकार का शब्द समझ में आ गया। अब अलंकार के प्रवर्तक कौन है? भामा है, जिनके द्वारा रचित सकना अलंकार शास्त्र है। ठीक है, शब्द अलंकार होता है, अर्थ अलंकार होता है और उभय अलंकार। जहां शब्दों से शोभा बढ़ाई जाती है शब्द अलंकार, जहां अर्थों से बढ़ाई जाती है वहां अर्थ अलंकार, जहां शब्द अर्थ दोनों से शोभा बढ़ाई जाती है वहां उभय अलंकार होता है। क्लियर? जैसे अनुप्रास अलंकार है, आप लोगों का अनुप्रास अलंकार आपको पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद करके जाना। जहां एक ही शब्द वर्ण बार बार आता हूं अनुप्रास अलंकार हो गया। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, जहां चल की, जैसे रघुपति राघव राजा राम, र अक्षर की आ गई। क्लियर? यमक अलंकार, यमक अलंकार का मतलब क्या होता है भैया? जहां पर एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ हो भैया, एक ही शब्द दो बार आए, उसके अलग अलग अर्थ हो। कैसे हो? अलग अलग अर्थ हो। जैसे लिखा कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय, या पाए बोरातनर वा खाए बोराय। इसके पहले एक ध्यान रख लो, मैंने लिखा तेनु सूट सूट कर दा, मैंने क्या लिखा? तेनु 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 सूट सूट कर दा। इसका मतलब क्या है? तेनु मतलब तुझको, सूट मतलब पहनने वाला सूट हो गया, और सूट मतलब जचने वाला की जच रहा है, करदा। तो सूट सूट मतलब देखो दो बार एक ही शब्द दो बार है, लेकिन दोनों बार अलग अलग अर्थ है उसके। एक बार पहनने वाला सूट और एक बार जचने वाला सूट है कि जम रहा है। जैसे एक सजना है मुझे सजना के लिए, तो एक सजना क्या है? सजना है मुझे मतलब मेकअप होना, और सजना के लिए मतलब कि पति के लिए। तो सजना है मुझे सजना के लिए, एक ही शब्द दो बार है लेकिन दोनों बार उसके अलग अलग अर्थ निकले, अलग अलग अर्थ निकले। ऐसे इसमें कनक कनक ते सोगुनी, तो ये वाला कनक करते हैं सोना, इस कनक करते बेटा धतूरा। तो कनक कनक ते सोगुनी, कि कनक कनक मतलब कि सोना, धतूरा में 100 प्रकार के गुण होते हैं, इनमें मादकता अधिका है, मतलब इनमें नशा ज्यादा होता है। कि एक इस सोने को, जो कि मेटल है, या पाए बोरात नर, की एक चीज को पाने से इंसान बोरा जाता है, पागल हो जाता है इंसान पाने से, कि इनको सोना सोना दिखता है फिर हर जगह ना, नशा आ जाता है इसमें। और एक होता धतूरा, धतूरे को खाते ना तो उसमें नशा आता है कि वाह खाए बोरा है। और एक इस कनक, इस धतूरे को अगर खा लेगा आदमी तो बोरा जाएगा, मतलब हम नशे में हम नहीं है, ये समा नशीला है, ऐसा हो जाएगा मामला। ठीक है? उपमा अलंकार मतलब कि जब किसी व्यक्ति की तुलना की जाती है, उपमा की जाती है, तुलना की जाती है, कि चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। तो चांद सी महबूबा, महबूबा की तुलना किससे करी? चांद से, तो उपमा अलंकार हुआ नहीं हुआ? बात खत्म है ना। इसमें रहते हैं उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द रहता है। सब कुछ बता दूंगा मैं। देखो लिखा है कि निर्मल तेरा नीर अमृत सम उत्तम है, निर्मल तेरा नीर अमृत सम उत्तम है। मैंने कहा यहां देख ले यार, चांद सी महबूबा, चांद सी महबूबा हो मेरी। ठीक है? तो चांद सी महबूबा, जिस व्यक्ति की तुलना की जाती है, महबूबा क्या होगी बेटा अपनी? उपमान हो गया, उपमेय, सॉरी, हाँ महबूबा यहाँ पे क्या होगी? उपमेय। जिसकी तुलना की जा रही है, उपमेय कौन हो गया? महबूबा हो गई। ठीक है? फिर उपमान क्या होता है? जिस व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जा रही है, तो चांद क्या हो गया हमारा? उपमान हो गया। ठीक है? अब क्या बोल रहे? साधन, जिस गुण या धर्म की तुलना की जाती है, किस चीज की जाती है भैया? है ना, कि यहां पर अगर बोले कि चांद सी महबूबा हो मेरी, हाँ, तो महबूबा की बात चल रही है ना, मेरी, मेरी जाएगा इसमें। फिर वाचक शब्द क्या जाएगा? जो उसमें यूज किया गया, तो सी आ गया। सी क्या है बेटा इसमें? सी इसका क्या है? वाचक शब्द है, और ये साधारण धर्म ही हो जाएगा मेरी, है ना। क्लियर? ऐसा रहता है। यहाँ पे ये लिखा है ना कि निर्मल तेरा नीर अमृत सा सम उत्तम है, तो नीर मतलब कि पानी की तुलना की जा रही है, किससे की जा रही है? अमृत से की जा रही है। ठीक है? साधारण धर्म क्या? उत्तम है। और सम क्या है? कि किसके समान, समान यूज करा ना, सम, सो, ऐसा, सा। रूपक अलंकार, जब रूप गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप होता है। उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप होता है। क्या होता है बेटा? भेद रहित आरोप होता है। ठीक है?
ये सिस्टम होता है। तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। रूपक अलंकार में उपमेय उपमान में भिन्नता नहीं रहती कि भजमन चरण कवल अविनाशी है ना, तो भजमन मतलब क्या है, ईश्वर के चरण कैसे हैं, अविनाशी, कभी भी उसका भैया नहीं होता। तो ईश्वर के चरणों को क्या बोला है, अब कमल का कमल, कमल अविनाशी, कमल के समान अविनाशी होते हैं। तो यहाँ पर ईश्वर के चरणों की बताया गया है ना, समानता दिख रही कि ईश्वर के चरणों में कमल के समान बताया गया, भिन्नता नहीं रह जाती। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, गुण या धर्म की समानता के आधार पर माना जाए। जैसे कि अति कटु वचन कहत के ही मानहु लोन जरे पर देगी, जो के उसने बहुत ज्यादा कटु वचन मतलब कि कड़वे वचन बोल दिए, इस प्रकार की जले पर नमक छिड़कने के हिसाब से कमल। तो तुमको जहां दिख जाए इसकी पहचान का मनहु, मानो, जानो, जनहु, ज्यो, जनू, ये तुमको जहां भी दिख जाए किसी भी शब्द में, वहां समझ लो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्लियर। एक है मानवीकरण, ये आपको पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा ये अलंकार। मानवीकरण क्या है कि यह अलंकार इसमें प्रकृति निर्जीव वस्तुओं पर मानवीय गुणों की तुलना की जाती है, जैसे हंसना, बोलना, चलना। जैसे मैंने लिखा फूल हंसे, हाँ क्या लिखा मैंने, फूल हंसे, लिखा फूल हंसे कलियां मुस्काई, क्या लिखा मैंने, फूल हंसे और कलियां मुस्काई, फूल हंसे कलियां मुस्काई। तो समझे इसमें क्या है, मेघ आए बड़े बन ठन सवर के। अब देखो फूल हंसे, फूल का गुण है हंसना बेटा, और कलियों का गुण मुस्काना, लेकिन कभी फूल हंसते नहीं और कलियां मुस्काती नहीं। जहां पर प्राकृतिक चीजों की तुलना मानवीय संवेदनाओं से की जाती है, अभी मानव की भावनाओं से की जाती है। हंसना एक मानव का भाव है, मुस्काना भी एक मानव का भाव है, लेकिन यहां पर इंसान के भावों की तुलना किससे कर दी, प्राकृतिक चीजों से कर दी। फूल एक प्राकृतिक चीज है, कलियां प्राकृतिक चीज है, कि फूल हंसे और कलियां मुस्काई। आई बात समझ में मेरी, फूल हंसे कलियां मुस्काई, तुमको बात समझ में आई नहीं आई, एक बार कमेंट में, अगर यहां तक बच्चे देख रहे हो मुझे, एक बार कमेंट में बेटा लाल दिल बना दो कि जी सर समझ गए, इस हाँ सर ओके सर, थंब बना दो, लाल दिल बना दो कि हाँ सर इतना हमको पल्ले पड़ चुका है, इसमें हमको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। बोलो हाँ जल्दी से, ठीक है। और यहां पे देखो मेघ आए बड़े बन ठन सवर के, तो बन ठनना और सवरना इंसान का गुण है ना, क्योंकि मेघ मतलब बादलों का कर दिया उन्होंने, ठीक है, इसका आरोप लगा दिया। तो सीधी सी बात है, समझ में आ गई मेरी बात। अब तो इसमें कोई तुमको दिक्कत किसी प्रकार की मेरे बालक को नहीं होगी, मेरे ख्याल से तो नहीं होगी और नहीं होना चाहिए भी। क्लियर है गाइस, जल्दी से बता दो, एक बार बता दो। चलो बाल अच्छे लग रहे हैं मेरे, तो बालों के लिए एक बार कमेंट कर दो कैसा लग रहा हूं मैं। चलो अब आते भैया संधि के ऊपर आते हैं। संधि का क्या होता है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार। इसमें से इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं, मानवीकरण करके चल जाना, मानवीकरण करके चल जाना। अनुप्रास तो तुम करोगे ही सही, अनुप्रास इंपॉर्टेंट है, उपमा अलंकार करके चल जाना, ठीक है। अब ये बता रहा हूं मैं संधि विच्छेद, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या बोलते हैं, संधि कहते हैं। वर्णों का मेल क्या होता है, संधि, शब्दों का मेल समास होता है, ध्यान रखना। संधि का अर्थ होता है मेल, मिलना, और संधि विच्छेद का अर्थ है टूटना, ठीक है। देखो भाई तीन प्रकार की संधि होती है, स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है और विसर्ग संधि होती है। स्वर संधि अपनी 5 प्रकार की होती है, इस व्यंजन संधि के नियम होते हैं और इस विसर्ग संधि के भी नियम होते हैं। जितने मैं तेरे को बता दूं उतने कर लेना, बस इसके अलावा कुछ भी इधर उधर नहीं करना है तेरे को। जो ट्रिक मैं बताऊंगा वो ट्रिक फाइनल हो जाएगी तुम्हारी लास्ट टाइम पे, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। देख भाई सर, जब दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, दो स्वरों के मेल से जो, दो सुअरों के नहीं बेटा, स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे दीर्घ संधि कितने प्रकार की होती है, 5 संधि 5 प्रकार की। अब आजा दीर्घ संधि, दीर्घ मतलब होती बड़ा, देखो कुछ नहीं बता रहा हूं, सिर्फ ट्रिक देख तू। यहाँ बड़ी मात्रा क्या दिख जाए, देखो यहाँ पे बड़ी मात्रा दिख जाए। बड़ी मात्रा काय की दिख जाए, बड़ा की, बड़े ई की, बड़े ऊ की और बड़ी ऋषि की, ऐसी बड़ी मात्रा दिख जाए तेरे को, बड़ी बड़ी ऋषि की मात्रा देख। और कहां दिखेगी, जहां से संधि टूटती है, जहां से संधि अपनी टूट रही है वहां पर बड़ी मात्रा दिखी। जैसे यहाँ लिखा है मत अनुसार, तो कहां से टूट रही संधि बेटा, यहां से, मत धन अनुसार, तो ये बड़ा की मात्रा दिखी। देख आयताकार, देख बड़ा की मात्रा दिखी। यहाँ देख कदापि, तो कदा धन अपि, बड़ा की मात्रा देख, कदा से टूट रही ना, बड़ा की मात्रा दिखी। कभी धन इच्छा, तो जहां से टूट रही, कभी से टूट रही, कभी बड़ी की मात्रा दिख रही है। समझ रहा मेरी बात क्या बताना चाह रहा हूं, यहाँ गौर से देख इस चीज को। फिर लक्ष्मी इच्छा, तो देख लक्ष्मी इच्छा, समझ रहा है। तो क्या हुआ इसमें, छोटा छोटा ने मिलकर बड़ा, बड़ा की मात्रा बनी है ना। यहाँ पे छोटी बड़ी ने मिलकर बड़ी की मात्रा बनी। यहाँ पे चलेगा भानुधन उदय, देख जहां से टूट रहा हूं बड़ों की मात्रा दिख रही, भानुधन उदय, बड़ों की मात्रा, बात खत्म है ना, भानुदय, ठीक है। पितृरण, तो यहाँ पे पितृरण, मातृरण दिख दिया। भुर्जी, भुर्जी लिख दिया यहाँ पे, भूर्धन ऊर्जा, भुर्जा होगा ना, भुर्जी लिख दी ईमानदारी कसम, ठीक है। क्लियर है। तो वधुपकार, छोटा की मात्रा, यहाँ पे बड़ों की बना दी इसने, क्लियर। तो बड़ी मात्रा दिख जाए वहां पे। गुण संधि क्या, जिसके सर पे एक सिंह वो हमारा गुण सिंह, ए की मात्रा आ जाए या ओ की मात्रा जाए, ए की मात्रा जाए या ओ की मात्रा जाए, बात खत्म। यहाँ पे लिखा है नॉर्मली, यहाँ पे लिखा है कि भैया जब छोटा बड़ा के स्वर के बाद ई उ ऋषि स्वर आते हैं तो वह स्वर के मेल से क्रमशः ए ओ और अर हो जाता है। देख ध्यान रख इसमें, समझना अ और ई मिलके क्या बनाते हैं, इसमें ए बनाते हैं, और अ और उ मिलके क्या बनाते हैं, ओ बनाते हैं। ए मतलब ए की मात्रा, ओ मतलब ये ओ की मात्रा, ठीक है, ऐसा बनाते हैं।
और इधर अर बन जाता है, अ के बाद अगर ऋषि आ गया तो प्रोनाउंसिएशन में अर बन जाता है। प्रैक्टिस करवाऊंगा, समझना। इसमें सिर्फ तो दो मात्रा ध्यान रख कि इसमें दो मात्रा आएगी या फिर अर आ जाएगा, जैसे महर्षि, देवर्षि, है ना, सप्तर्षि, ऐसा। देख यहाँ देख, नर, धनेन्द्र, नरेंद्र, ये एक मात्रा आ गई, एक सिंह, यहाँ एक सिंह, यहाँ एक सिंह, यहाँ एक सिंह। ओ वाला देख, परोपकार, सूर्योर्जा, महोत्सव, महोष्मा, समझ रहे, दिख रहा है तुमको? इजी इजी है भैया, क्लियर है। तो परधन उपकार, परोपकार, सूर्य ऊर्जा, सूर्योर्जा, महाधनुत्सव, महोत्सव। देखो इसमें यहाँ पे अ और उ ने मिलके ओ बनाया है, यहाँ पर वही देखिए, अगर अ और ई ने मिलके ए बनाया है, ठीक है। एक जिसके सर पे एक सिंह वो गुण सिंह हो गया। वृद्धि स्वसंधि मतलब जिसके सर पे तुमको ऐसे दो सिंह दिख जाए, दो मात्रा दिख जाए, बात खत्म। इतना याद कर लो, दो मात्रा दिख जाए, बात खत्म, ठीक है। कहाँ दिख जाएगी दो मात्रा? जैसे लिखा है एक धन एक, ये अ और ए ने मिलके आई की मात्रा बना दी। देखिए अ और इस ए ने मिलके आई की मात्रा बना दी, ऐसी आई की मात्रा। तो जहां भी तुमको दो मात्रा दिख जाए, देखो यहाँ दिखी, यहाँ दिखी, यहाँ दिखी। अब यहाँ देख, परम धन ओजस्वी, आ और ओ ने मिलके औ की मात्रा बना दी। परम में क्या है? अ छुपा। देख बेटा, म जो है ना, म पहले ऐसा था सिंगल और इसके साथ में ऐसा अ था, इसलिए ये वाले अ को इसमें यहाँ पर गिनते हैं। तो परमोजस्वी यहाँ पे देखो तुमको दो मात्रा दिख रही होगी, यहाँ दो मात्रा, यहाँ दो मात्रा, यहाँ दो मात्रा। क्लियर है भाई? क्लियर। यह स्वसंधि में क्या था? य ब, य ब और र, ये सिस्टम चलता है इसमें, य ब र वाला सिस्टम चलता है ना। तो देख भाई, य बनाएगा, व बनाएगा और र बनाएगा, ई और अ मिलके ये य बना दिया, उ और ई और अ मिलके। अब यहाँ यहाँ थोड़ा समझ बेटा, थोड़ा समझ। ये मैंने लिखा है प्रत्येक, 2 मिनट, प्रत्येक को समझ। तो प्रतिधन एक, अब जो त है, अ और ए ने मिलके, यहाँ पर अ और ए ने मिलके क्या बनाया? ये बनाया। कोई भी सर जाता है ना, ई ने, सॉरी ई, हाँ ई ने मिलके बनाया, टी में ई लगा ना, ई और ए ने मिलके ये बनाया है, ठीक है। कोई भी भिन्न स्वर आ सकता है यहाँ पर, तो एक स्वर आ गया यहाँ पर। अब देख भाई, जब प्रति है, जो है प्रति है, प्रति में से हम अगर प्र और ई निकाल लेंगे, प्र और ई निकाल लिया हमने, यहाँ पे क्या बचा? सिर्फ त बचा। त बचेगा यहाँ पर ऐसा, मतलब इसको बोलते हैं आधा त। क्या बचा? ये आधा त बचा। तो इस आधे त को अपन ने यहाँ लिख दिया, और ई और ए ने मिलकर क्या बना लिया? ये बना लिया। तो ये जो यह है, ई और ए ने मिलकर यह बना लिया, तो प्रत्येक एक ही मात्रा लगा, कैसा कैसा हो गया। यहाँ वैसे समझ कि अत्यानंद, अब इसमें इस ती में से आदत निकाल लिया, और ई और अ ने मिलकर यह बना दिया, और आ की मात्रा ऐसे लगी, नन लग गया, ठीक है। प्रतिदिन अक होता है ये, वैसे एक नहीं होता, अक होता है, ठीक है। इस हिसाब से होता है सिस्टम। अब देखिए यहाँ पे वही है कि ई है और उपकार है, तो ई और उ है, तो ई यहाँ पर बन गया प्रत्युपकार, तो ई और उ ने बना दिया य, और ये त यहाँ पे आधा का आधा आ गया। वैसे यहाँ पर है, सेम टू सेम यहाँ पर है, तो यह वर लिख जाए। देखो सुधन आ गया तो स्वागत व दिख जाए, यहाँ पे व दिख जाए, व के पहले आधा शब्द दिख जाए। अब इसमें सु जो था, इस सु में से उ निकाल लिया, क्या निकाल लिया? सु में से उ निकाल लिया। अभी बेचारा सा आधा 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 बचा, उ निकाल लिया, उ और अ मिलके यहाँ पे व बन गए, तो देख व यहाँ पे आ गया। अब ये आधा जो सा था वो यहाँ पे आ गया, पोस्टमार्टम कर दिया, गति ऐसा कैसा लिखा दिया, ठीक है। वहां पे र बन जाता है भिन्न इच्छा में। अयादि में सिर्फ तू ये चीज याद रख, अ याद रख, आ याद रख, अ याद रख, आ याद रख, बस। अब तेरा किसी भी शब्द में अय आय अ आ जाती है। जैसे नयन में अय आ रहा है, गाय में आय आ रहा है, पवन को बोलने में अ आ रहा है, और धावक को बोलने में क्या आ रहा है बेटा? धाव आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एक फंडा होता है, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, ठीक है। इस प्रकार से इसका फंडा चलता है। जैसे मान लो देखो पावक दिख गया, क्या दिख गया? पावक। तो पावक का एक फंडा है कि यहाँ पे जब भी आएगा तो औ की मात्रा लगेगी, तो लिख दिया मैंने धो धन अक, धो धन, अरे पो धन अक, पावक, पौ आएगा, पौ धन अक पावक। अब नयन की जगह मैंने लिख दिया मयन, तो मयन में क्या होगा? मे धन अन। देख नयन में क्या हुआ? ने धन अन। सेम इसका स्टडी चलती है, उसमें 4 शब्द ध्यान रख लेना, बात खत्म हो जाएगी। क्लियर है भाई? संधि की थोड़ी प्रैक्टिस करेगा, इजीली देखो समझ में जाएगी। व्यंजन संधि क्या है? इसकी ट्रिक होती है, इसके ट्रिक नहीं, एक्चुअली नियम होते हैं। नियम में तेरे को मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, जो एग्जांपल इंपॉर्टेंट एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको तू याद कर लेना। इन एग्जांपलों को याद करोगे इजीली चल जाएगा तुमको। अगर स्वर संधि अच्छे से आ जाए तो तुम व्यंजन और विसर्ग में ज्यादा नहीं भी करोगे तो चलेगा। तभी मैं तुमको बता देता हूँ कैसे चलता है इसका सिस्टम। पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होता है, जैसे कि दिक धन भ्रम। तो दिग्भ्रम कैसा बना? क का इस पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में होगा। क के बाद क्या आता है? ख, क, ख, ख के बाद क्या आता है? ग। तो देख पहले का तीसरे वर्ण में परिवर्तन ग आया, अभी ग आधा ही रहता है बेसिकली, तो ग यहाँ पे आ गया। समझ रहा है? अब च का ज कैसा बना? च, छ, और फिर क्या आता है? ज। तो पहले का तीसरे में परिवर्तन हुआ, ये ज यहाँ पे बन गया सीधा सीधा। समझ रहे हो? ये सिस्टम होता है। अब पहले का 5 में भी होता है कि जैसे दगन ना, त थ द ध न, तो देख ना आ गया यहाँ पर, ठीक है।
द क ख ग घ ड, ये द आ गया यहाँ पे दिगनारी, समझ रहे हो? इस प्रकार के इसके भेद होते हैं, तो इसको थोड़ा सा तुम रीड कर लेना, बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अभी को तुमको डिटेल में अभी मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ, डिटेल में पढ़ना भी नहीं है तुम लोगों को, अब एंड टाइम पे बेटा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अब विसर्ग संधि की बात करते हैं। विसर्ग संधि देखो भैया फटाफट से, विसर्ग संधि क्या है? विसर्ग के स्वाद स्वर या व्यंजन संधियों का मेल होने से। इसमें वैसे दो पद रहते हैं, पहले पद में विसर्ग लगा होगा, तो ऐसे तुम पहचान जाओगे विसर्ग संधि है, संधि विच्छेद से तो पहचान जाओगे विसर्ग संधि है। नहीं पहचान पाओ तो तुमको बताता हूं मैं कैसे करना है, बहुत ईजी इसके रूल्स बता रहा हूं तुमको। अगर विसर्ग ओ में कन्वर्ट होता है, कैसे होता है? तपह धन बल, तो इस विसर्ग की जगह पे ओ की मात्रा लग गई, बल आ गया। मनोहारी तो क्या बन जाएगा? मनः धन हारी, समझ रहे हो? क्या करा मैंने? इस ओ की जगह पे मैंने विसर्ग लगा दिया, ठीक। दूसरा रूल है, इस विसर्ग की जगह स लगा दो, तो नमः धन कार, तो इस विषय के बस आधा सा लग गया, नमस्कार। सर अभी हम कैसे ध्यान रखेंगे? जितने एग्जाम्पल थे ना, पीडीएफ को पढ़ लेना और कुछ मत पढ़ना, बात खत्म, यहाँ से पूरा समझ में आ जाएगा। अब विसर्ग का र में कैसे होता है? आशी धनवाद, तो आशीर्वाद, र की मात्रा लग गई। निराशा, तो क्या लिखेंगे इसकी? निही। अब देख र की जगह चेंज कर दी मैंने, तो क्या बचा? आशा, तो प्लस क्या लिख दिया मैंने? आशा लिख दिया। क्लियर? ये सिस्टम बताना चाह रहा हूं मैं। अब विसर्ग यहाँ पे श बनता है, अविधनकार, तो अवि, तो ये विसर्ग जो इसकी जगह क्या गया? श, आविष्कार। दुष्कर तो क्या जाएगा? दुहु, क्या जाएगा बेटा? दुहु धनकर, दुहु धनकर दुष्कर। क्लियर? एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, बात खत्म, ठीक है। चलो ऐसे यहाँ पे मैंने बोला हुआ है कि इसका शू चल रहा है दुशासन प्रातःकाल। अब इसमें तो बता दे बड़ा भुर्जा में कौन सी संधि है, इसको तो कमेंट करके बता दे कौन सी संधि है भुर्जा में, फटाफट से कमेंट करके बता दे कि हाँ सर ये वाली संधि होगी। देखो पूरा का पूरे पढ़ा रही हूँ मैं, अब बता, ठीक है। अब समास की बात करते हैं भाई। समास, ये संधि लिखा गया यहाँ पर, समास लिखना है, ठीक है। समास की परिभाषा समझो भाई, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द, शब्द मिलकर नए शब्द बना लेते हैं, दो शब्द मिलकर नए शब्द बनाते हैं, तो वहां पे क्या होता है बेटा? वहां पे क्या होता है बेटा? समास कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन? समास कहते हैं। तो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने शब्दों को समास कहते हैं। अब भाई समास का सिस्टम बहुत ईजी होता है, समास का सिस्टम जो है मेरे प्यारे बेटा बहुत ईजी होता है। कि समास किसे कहेंगे? समास कितने प्रकार के होते हैं ये भी तुम देख सकते हो। समास कितने प्रकार के होते हैं तुम ये भी देख सकते हो। एक मिनट रुक जाओ, बता देता हूं तुमको मैं कितने प्रकार के होते हैं। चलिए गाइस, तो देखो रोग मुक्त मतलब रोग से मुक्त, है ना। तो इसमें समास क्या है? पूर्व पद होता है, उसमें उत्तर पद, दो प्रकार के पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। रोग मुक्त में क्या है? समास का नाम रोग मुक्त है। पूर्व पद में आएगा रोग, देखो रोग मुक्त में एक तो रोग है, रोग पूर्व पद हो गया, उत्तर पद मुक्त हो गया, दो प्रकार के पद होते हैं। पदों के हिसाब से बेटा इस प्रकार के होते हैं। पूर्व प्रधान जिसमें पहला पद प्रधान होता है अव्यय भाव हो जाएगा, जिसमें बाद का पद प्रधान होता है उत्तर, ये तीन होते हैं। उत्तर पद कहां प्रधान होता है? तीन समास में होता है। इतना डीप में तुमको नहीं पूछते, तुम देख लेना। 6 प्रकार के भेद होते हैं भैया, हिंदी भाषा में समास के भेद कितने होते हैं पूछ लेगा, 6 प्रकार के होते हैं। अब देखो अव्यय भाव समास, सीधी सी बात है, ट्रिक बताऊंगा, ज्यादा बताऊंगा नहीं, तुमको पता है कि क्या होता है। यथा भा अनुभर निर प्रति प्र उपप्रति, ये अगर तुमको जहां समास के पहले दिख जाए मतलब वहां पे कौन सा समास है बेटा? अव्यय भाव समास है। इसका विच्छेद करने पे क्या, विग्रह करने पे क्या आता है? यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, आजन्म, जन्म से लेकर, है ना, फिर प्रत्येक, हर एक, अनुरूप, इजी है यार भाई, रूप के योग्य, रूप के समान। कर्मधारय समास समझो, इसमें विशेषण विशेष्य का झाम रहता है। जैसे मैंने बोला बेटा, मैंने बोला काली मिर्च, क्या बोला मैंने? काली मिर्च, तो मिर्ची कैसी? काली, तो यहाँ पे क्या हुआ? काली क्या उसका विशेषण हुआ, काली क्या हुई बेटा? एक विशेषण हुई, काली विशेषण है, और मिर्च क्या है बेटा? विशेष है। मिर्च क्या है? विशेष है। तो विशेषण और विशेष यहाँ पे सिस्टम समझ में आ गया। काली मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही, विशेष क्या होता है? जिसकी विशेषता बता रही। विशेषण क्या है? कि जो विशेषता है, इस चीज की विशेषता बता रही। काली मिर्च, मैंने बोला काला घोड़ा, तो काला घोड़ा आ गया। बोला नील गाय, देखो इसकी ट्रिक भी है, जो आता है इसमें के समान आता है, रूपी आता है। हे जो मतलब नीली है जो गाय, नील गाय। वीर वीर है जो पुरुष, परम है जो आनंद, काली है जो मिर्च, महान है जो आत्मा, नील है जो गगन, सुंदर है जो बालक। समझ रहे हो? इस तरीके से के समान कमल के समान नयन, नयन घन श्याम, घन के समान श्याम, कोमल के समान कमल, कहा ना, मेघ श्याम, इजी हो गया भैया। इसमें प्राण प्रिय, प्राण के समान प्रिय, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, ठीक है। विद्याधन रूपी, विद्या रूपी धन, मुख रूपी कमल, भव रूपी सागर, चंद्र रूपी कमल, वचना रूपी वचन रूपी अमृत, है ना। इस तरीके से आपको यहाँ पर सिस्टम चलता है। ट्रिक बता, इसमें है जो के समान या रूपी आ जाए वहां पर आपको पूरा का पूरा लगाना है कर्मधारय समास, ठीक है। स्पीड अगर ज्यादा हो तो बेटा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि स्पीड ज्यादा नहीं पढ़ाना पड़ेगा। टाइम तुम पे भी नहीं है, टाइम मेरे पे भी नहीं है कि मैं तुमको इस तरीके से
जल्दी जल्दी कर सकूं, और स्पीड इसलिए बढ़ा रहा हूँ क्योंकि बेटा आपकी एग्जाम है, इस वजह से आप अच्छे से पढ़ लोगे, ये करके चल जाओगे, इजीली आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। द्विगु समास में क्या था? संख्यावाची। द्विगु समास इज लाइक संख्यावाची, संख्यावाचक। स्टार्टिंग के पहले पद में नंबर दिख जाए, पंचवटी 5 वटों का समूह, नवरत्न 9 रत्नों का समूह, त्रिशूल थे ना, तो 5 9 3 ऐसा आ जाए, 5 7 4 8 3 3, समझो, तिरंगा, चौमासा, सप्त दिवस, नवरात्रि, त्रिफला आ रहा ना, एकांकी, नौ लखा, शताब्दी, पंचमुख, क्या आ रही गिनती, आ रही गिनती, ठीक है। द्वंद्व समास में मतलब द्वंद्व समास में दो चीज होती है, हमेशा दो लोगों में द्वंद्व होता है, सिर्फ दो चीज आगे भी यहाँ पर, जिस समासिक पद के दोनों पद प्रधान हो तथा एक दूसरे पदों के विलोम हो। कैसे हो बेटा? विलोम हो, पर्यायवाची हो, दोनों हो सकते हैं। अब द्वंद्व समास में जैसे भाई और बहन है ना, राजा और रानी, सुख और दुख, इस प्रकार चलता है, इस प्रकार से चलता है, ठीक है। ठीक है, दो प्रकार चलता है। अब देख भाई, तो तुमको दिख रहा है ऊंचा है नीचा, अब बीच में तो कोई माइनस दिख जाए तो माइनस जगह और लगा देना, या लगा देना, बात खत्म, है ना। लिखा है रात दिन, तो रात और दिन आ जाएगा इसकी जगह पे, लाभ हानि तो इस माइनस की जगह और आ जाएगा, इसको बताने की जरूरत नहीं है। बहुब्रीहि समास मतलब कि जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो तथा अन्य अर्थ को व्यक्त करते हो। जैसे लिखा है कि दोनों पद अप्रधान, जैसे भगवान के नाम हो गए चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। अब दोनों पद अप्रधान है, इसमें दोनों पद मिलकर किसी तीसरे को दिखा रहे हैं, कृष्ण को दिखा रहे हैं। ये वैसे चतुर्भुज में चार भुजाओं वाला अर्थात विष्णु अलग को दिखा रहे हैं। पीताम्बर, दशानन, पंकज, चंद्रशेखर, जलज, लंबोदर, नीलकंठ, चतुरानन, ये सब अलग अलग चीजों को दिखा रहे हैं भैया। विषधर मतलब कि वही शिव जी हो गए। तत्पुरुष समास से समझेंगे बेटा, तत्पुरुष समास इंपॉर्टेंट है, इसमें पांच छह प्रकार की विभक्ति लगती है, इसको समझना है, विभक्ति के साथ समझना है। इसमें तुम याद रखो का, की, के, को, से, के द्वारा, के लिए, में, पर आ जाए बस। इसमें जैसे कर्म को, इसमें सब को वाले आएंगे, चीड़े को मार, यश को प्राप्त, गांव को गया। कर्ण में से आएंगे के द्वारा, जैसे कि भय से आकुल, धन से रहित, इसमें से आएंगे सारे के सारे। संप्रदान में आएगा स्नान के लिए घर, के लिए घर, इसमें सब के लिए आएंगे, रसोई के लिए घर, सत्या के लिए आग्रह। तत्पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? कर्म 6 प्रकार के होते हैं तत्पुरुष। तत्पुरुष अकेले 6 प्रकार के, समास भी 6 प्रकार के, तत्पुरुष समास भी 6 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में तुम्हारे को मानता हूं मैं 7 प्रकार के होते हैं, इसमें एक नच्च तत्पुरुष समास भी आता है, लेकिन इसमें 6 प्रकार के ही पूछे जाते हैं। क्लियर? अब जो बाकी समास नहीं होंगे, देखो तुमको बाकी के 5 समास की पहचान पता है, द्विगु वगैरह इन सबकी पहचान पता है। अब जो वहां से पहचान नहीं हो रही इनकी, तो वो कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष हो जाएगा। बाकी यहाँ पे लिस्ट मैंने दे रखी है, आगे के अनुसार, लोकप्रिय, वनवास, इजीली दे रखी है। काम तुम्हारा यहाँ से हो जाएगा लाडले, कोई दिक्कत इसमें यहाँ पे भी नहीं आएगी किसी प्रकार की, ठीक है। किसी प्रकार की दिक्कत यहाँ नहीं आएगी, ठीक है। अब संधि समास में अंतर भैया ये आपको पूछा जाता है ना, संधि और समास में अंतर देख लो। तो संधि का अर्थ मेल होता है, समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है, ठीक है। संधि 2 वर्णों का मेल होती है, ये शब्दों का मेल होता है। इसमें हिंदी के 3 भेद होते हैं, इसमें 6 भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं। हिंदी लिख दिया मैंने, संधि आएगा। संधि के 3 भेद होते हैं यहाँ पर, ठीक है। संधि का विच्छेद होता है, समास का विग्रह होता है। एक संधि का एग्जाम्पल लिख देना विद्यालय, समास का एग्जाम्पल यहाँ कुछ भी लिख देना एक बढ़िया सा, है ना। आज जन्म में कौन सा समास है, इसको फटाफट से कमेंट करके मुझे बता दो, फटाफट से कमेंट करके बता दो कौन सा समास है आ जन्म में। चलो और भी कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्रैक्टिस तुम कर सकते हो। चलो अब देखते हैं भाई वाक्य देखते हैं भैया। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य के प्रकार देखते हैं। उद्देश्य और विधेय होता है बेटा सबसे पहले। कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य कितने 2 भेद के होते हैं, एक उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य बताया था तुमको भैया कि जिसके बारे में बात की थी। कर्ता जो होता है वो हमेशा क्या होता है? उद्देश्य होता है। मैंने लिखा कि राम स्कूल जाता है, राम क्या है? उद्देश्य है, ठीक है। और बाकी स्कूल जाता है क्या है? सब विधेय है, बात खत्म। जो कर्ता के लिए बोले जा रहे हैं वो विधेय, ये सारा का सारा विधेय आ गया। इतनी सी बात है, कुछ भी नहीं है। अब वाक्य के भेद कितने 2 प्रकार से किए जाते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद और रचना के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के, रचना के आधार पर 3 प्रकार के। ये क्वेश्चन पूछेगा खालिस्तान में कितने प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर 8, अ से अर्थ, अ से 8 प्रकार के वाक्य। और रचना के आधार पर रचना में कितने वर्ण है? 1 2 3, तो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। क्लियर है भाई? 8 प्रकार के, तुमको बहुत ही समझा दूंगा, बहुत ईजी है। जैसे विधानवाचक क्या है? विधानवाचक में जानकारी देते कि यह मेरा घर है, भारत एक देश है, राम के पिता का नाम दशरथ है, ये जानकारी, इंफॉर्मेशन है नॉर्मल। विधिवाचक भी बोलते हैं उसको, विधानवाचक भी बोलते हैं। जिसमें तुमको जानकारी मिले, विधानवाचक। निषेधवाचक इसमें नहीं 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 आ जाए, नहीं नहीं, हर बात में नहीं नहीं, ये वही वाला निषेधवाचक वाक्य, इसे ध्यान रखा करो। निषेधवाचक वाक्य है ये। सिर्फ इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करने से बेटा पढ़ाई नहीं होती है, ये भी ध्यान रखा करो। प्रश्नवाचक वाक्य क्या है? प्रश्नवाचक जहां पे क्वेश्चन मार्क लग जाए, क्या हो गया, कहाँ है ये, क्यों है ये, क्या खबर, जो ऐसा, कैसे, क्या, क्यों, कहाँ, समझ गए? लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिल जाएगा। अब ये बताने की जरूरत नहीं है, इतने तुम पढ़े लिखे हो, रोटी खाते हो बेटा, घास नहीं खाते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आज्ञावाचक, जाओ, बैठो, करो, बैठिए, आइए, पधारिए, ऐसा करके, जहां पे आज्ञा प्लस
प्रार्थना के रूप में यूज होता है। विस्मयादिबोधक हे माँ, माता जी, अरे तुम आ गए, वाह क्या बात है, ओ आहा कितने ठंडे, ऐसा करते हैं ना अपन, तो आहा कितना सुंदर, ओह बल्ले बल्ले, ओ हे माँ माता जी, हे अरे, ऐसा बोलते हैं ना अपन। तो ये सारे के सारे काय में आते हैं, विस्मयादिवाचक में आते हैं, और इसमें उल्टा आई लगता है, उल्टा आई मतलब आई ऐसा बनता है, लेकिन इसमें उल्टा ही लगता है, विस्मयादिवाचक चिन्ह लगता है, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगता है, एक्सप्लेनेशन मार्क लगता है। क्या इतना मेरे प्यारे भाई बहनों को क्लियर हुआ कि नहीं, मैं जल्दी से बता दो, है ना, हो ही गया होगा ऑलमोस्ट, तो सब कुछ हो गया होगा। इच्छावाचक, इसमें किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है, इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, इच्छावाचक की बात चल रही, ठीक है। संकेतवाचक, राम का मकान उधर है ना, सोनू का मकान इधर है, संकेत दे रहे इधर उधर, है ना, इसमें इधर आ जाए, उधर आ जाए, किधर आ जाए, है ना, ऐसा सिस्टम आ जाए, ये सब आता है संकेत। संदेहवाचक में, संदेहवाचक में ये नहीं आएगा, संदेहवाचक में आएगा, संदेहवाचक कैसे तुमको बताता हूं मैं, शायद, शायद वह कल जयपुर जाएगा, तो इसमें आ जाएगा सिस्टम, ठीक है, शायद वह कल जयपुर जाएगा, तो इसमें सिस्टम आ जाएगा। मैं अब लिख देता हूं एक और, संभवतः, संभवतः उसने यह कार्य किया होगा, तो इसमें क्या है, एक तरीके से काय की बात चल रही है, संदेह की, डाउट बना रहा है, शायद बोल रहे हैं, संभवतः बोल रहे हैं, इस प्रकार से एक डाउट वहां पे बना रहता है। तो यहाँ पर कौन सा वाक्य हो जाता है, संदेहवाचक वाक्य हो जाता है। क्लियर है भाई। लास्ट रचना के आधार पर सरल वाक्य होता है, पहला सरल वाक्य मतलब जिसमें एक ही विधेय होता है, नॉर्मल वाक्य मुकेश पढ़ता है, राकेश ने भोजन किया, संदेहवाचक। संयुक्त वाचक क्या होता है, जिसमें दो से अधिक साधारण वाक्य होते हैं, वैसे बताता हूं किसे। संयोजक जैसे लिखा है गीता गई और सीता आई, तो ये और क्या है, इनमें जोड़ दिया, दो दो दो, दो हो गए, नहीं होगा बेटा, कि जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण मिश्रित वाक्य से जुड़ा हुआ रहता है, ये और से जुड़ गया तो संयोजक वाला बन गया। जैसे यहां बोला वह मेहनत तो बहुत करता है पर, ये पर लगा दिया, पर ने इन दोनों को जोड़ दिया, फल नहीं मिलता, ये पहला वाक्य हो गया, ये दूसरा वाक्य हो गया, इन दोनों को जोड़ने वाला क्या है, पर आ गया। क्लियर। अब विकल्प सूचक जब दो बातों में से किसी एक को स्वीकार करना हो तो उसे विकल्प बोलते हैं, कि या तो मैं उसे अखाड़े में पछाड़ूंगा, तो एक विकल्प दे दिया, या फिर या अखाड़े में उतर नहीं छोड़ दूंगा। समुच्चय बोधक है, और या पर लेकिन किंतु इसलिए, ये सब क्या होते हैं, समुच्चय बोधक, सॉरी हाँ, समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं इन लोगों को, इन चिन्हों को या फिर इन शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। क्लियर हो गया भाई, इतना इतना क्लियर है। चलो परिमाण बोधक भी कि आज मुझे बहुत काम है इसलिए, तो इसलिए देखो, इसलिए ने क्या करा, इन वाक्य को जोड़ दिया, ऐसे सिस्टम हो जाता है। विशेष अपने को मिश्रित वाक्य देख लो, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन अन्य आश्रित डिपेंडेबल वाक्य होते हैं। जैसे इसमें लिखा है वह कौन सा मनुष्य है जिसने महात्मा गांधी का नाम न सुना हो, तो इसमें क्या है, वह कौन सा मनुष्य, ये मुख्य वाक्य है, और लास्ट क्या, जिसने महात्मा गांधी का नाम नहीं सुना हो, ये मुख्य वाक्य है, बाकी सारे इसके आश्रित उपवाक्य हैं। ठीक है, क्लियर है। अब वाक्य शुद्धिकरण किस प्रकार से करते हैं, तुमको मैं लिस्ट दे रहा हूं कैसे करना है। हिंदी के प्रचार में आज बड़े बड़े संकट है, संकट नहीं होती, बड़ी बड़ी बाधाएं होती है। इस प्रकार से तुम लोग को मैं लिखा कि सीता ने गीत की दो चार लड़ियां नहीं गाते, कड़ियां गाते हैं, है ना। पतिव्रता नारी को छूने का उत्साह नहीं, साहस होता है। ठीक है, तो ये ऐसे यहाँ पर आपको व्याकरण, संज्ञा संबंधी, लिंग संबंधी, वचन संबंधी, विशेषण संबंधी, ये सारी चीज मैं आपको दे रहा हूँ। वाक्य परिवर्तन में आपको बता रहा हूँ कि वह मेरा मित्र नहीं है, तो कैसा, बिना भाव बदले निषेधात्मक लिखना, तो वह मेरा शत्रु है। राम घर पर, इसको संदेहवाचक में चेंज करना, तो शायद राम घर पर है, मैंने बताया था कौन शायद आ जाएगा इसमें। आलसी व्यक्ति उन्नति नहीं कर सकता, इसको मिश्रित वाक्य में रहता है कि जो व्यक्ति आलसी होता है वो उन्नति कभी नहीं कर सकता, ऐसे इसको घुमा के, मिश्रित वाक्य मतलब घुमा के बताना है। ठीक है, भाववादी होने से काम नहीं चलता, तो प्रश्नवाचक क्या, भाववादी होने से काम चलता है, काम नहीं चलता है ना। ऐसे नॉर्मली इसको भी तुम बना लोगे, मुझे तुम पे भरोसा है भैया बिल्कुल। मुहावरे की बात करो तो मुहावरे बेटा मैंने तुमको बहुत सारे यहाँ पर मुहावरे, क्या है कि मुहावरे तो बहुत सारे हैं भैया, मुहावरे तुम्हारे बहुत सारे यहाँ पर दे रखे। देखो तुमको बताता हूं मैं, मुहावरे ये वाले कर लेना सारे के सारे, ये लिखा है ना यहाँ पर, और ये क्या आ गया, मुहावरों की मैं यहाँ पे डेफिनेशन भी दे दूंगा, तुमको कोई दिक्कत नहीं है। ये वाले अलग वाले लोचा हो गया इसमें, हाँ ठीक है। अब देख भाई, मुहावरे डेफिनेशन दे दिया, अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपनी मतलब सिद्ध करना। ममता मेरी हिंदी कापी ले गई लेकिन अपना उल्लू सीधे कर लिया, क्या है इसका अर्थ बताना, तुमको अर्थ का 1 नंबर मिलता है। अर्थ बताओगे और अर्थ के बाद जो आप वाक्य प्रयोग करो उसमें आपका ये नाम, उसमें जो मुहावरा है वो यूज होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा अक्ल पर पत्थर पड़ना, मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। परीक्षा के समय हो जाना, दिन में सो जाती थी मानो उसकी अक्ल पर पत्थर पड़ गए हो, समझ रहे हो, ये आपको यहाँ पे ये यूज होना चाहिए। वाक्य कोई सा भी यूज कर सकते हो, अंगार उगलना, कटुवचन बोलना, इसके अर्थ याद रखो बस। अपने पेट पर कुरारी मारना, स्वयं की हानि करना, अंगूठा देना, साफ मना कर देना, आंखों का तारा न पी होना, ईद का चांद होना,
बाल बांका न होना, छाती पर मूंग दलना, छाती पर सांप लौटना, पेट में चूहे दौड़ना, है ना, मुहावरे हो गई। ऐसी लोकोक्ति भी होती है जैसे अपना हाथ जगन्नाथ हो गया, अपना दाम खोटा, अपने अपने ढकली अपने अपने राग, है ना, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, हानि होने से पहले रक्षा का प्रबंध करने लगा, है ना। फिर वही अंधा क्या चाहे दो आंखें, अगले बढ़िया भेस, आम के आम गुटलों के डाम। बहुत ईजी आपका यहाँ से पूरा सिस्टम चल जाता है। ये चीज मत भूलना, ये चीज को याद करके चल जाना, कुछ नहीं तो ये तो आ ही जाएगा। मुहावरे और लोकोक्ति में आंसर अंतर बताइए। तो मुहावरे क्या होते हैं? वाक्यांश होते हैं, वाक्यों के अंश होते हैं, क्योंकि वाक्यों के बीच में यूज किए जाते हैं, इसलिए वाक्यों के अंश होते हैं कौन? मुहावरे। और ये क्या होता है बेटा? ये अपने आप में ही पूरे के पूरे वाक्य होते हैं, साथ साथ इस अर्थ के लिए दूसरे वाक्य पर निर्भर होते हैं, ये स्वयं ही अर्थपूर्ण होते हैं। इसका क्षेत्र बड़ा होता है, इसका क्षेत्र क्या होता है? सीमित होता है। ये विकारी होते हैं, शुद्धिकरण बदल सकते हैं, है ना। क्लियर है? क्लियर है भाई? इतना इतना क्लियर तो कमेंट में जाके भैया फटाफट से बता दो कि हाँ जी सर एकदम क्लियर है, जल्दी बता दो। ठीक है भैया जी, समझ में आ गया तुम लोगों को, ये सिस्टम हो जाता है। अब इसके बाद भैया आपके आते हैं शब्द पूछे जाते हैं आपसे ना, कि कौन कौन शब्द होते हैं भैया? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द। तत्सम शब्द बता रहा मैं आपको, सारे शब्द जितने भी आपके आते हैं कोई एग्जाम में, तो हिंदी भाषा में संस्कृत से निकलिए, इसलिए हिंदी में शब्दों की भरमार है, संस्कृत के बिना पूरी होती है। संस्कृत के जितने भी शब्द होते हैं उनको बोलते हैं क्या बेटा? तत्सम शब्द। इसमें याद रखना, ट्रिक इसकी है संस्कृत के शब्द, बस ये बात ध्यान रखना, ठीक है। जैसे सूर्य, चंद्र, अग्नि, रात्रि, सर्प, दुग्ध आदि, है ना। तो सूर्य का तद्भव, देखो तत्सम तद्भव बहुत ईजी है। तद्भव मतलब जो हिंदी के शब्द हो, संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित हुए हैं, और ये कैसे है? संस्कृत के शब्द हैं, संस्कृत के ओरिजिन शब्द से सूर्य तद्भव तत्सम हो गया। अब तत्सम को तद्भव में चेंज करना है, सूर्य का तद्भव क्या होगा? तो सूरज होगा, समझ में आया। चंद्र का तद्भव क्या होगा? चांद होगा। अग्नि का तद्भव क्या होगा? आग होगा। आग का तत्सम क्या होगा? अग्नि होगा। रात का तत्सम क्या होगा? रात्रि होगा। सांप का तत्सम क्या होगा? सर्प होगा। दूध का तत्सम क्या होगा? दुग्ध होगा। और दुग्ध का तद्भव क्या होगा? दूध होगा। आ गई मेरी बात समझे बेटा? अब मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, प्रत्यय समझ गया जो पीछे लग जाए। प्रति धन आए, चलने वाला से पीछे चलना, क्यों आगे पीछे डलते हो, है ना। पीछे दूध, क्या बोला मैंने? दूध, मैंने बोल दिया वाला, क्या हो गया बेटा? दूध वाला। मैंने बोल दिया फिजिक्स, लिख दिया मैंने वाला, तो क्या हो गया? फिजिक्स वाला। ये वाला क्या है बेटा? नहीं इधर, ये अरे इधर, ये वाला क्या है बेटा? ये उल्टा उल्टा बताता है क्या? ये वाला क्या है? हाँ इधर है। ये वाला क्या है बेटा? प्रत्यय, फिजिक्स वाला, तो ये प्रत्यय लग गया इसके अंदर, समझ, फिजिक्स वाला, ठीक है। एमपी बोर्ड वाला। उपसर्ग आगे लग जाए, कहा लग जाए बेटा? उपसर्ग आगे लग जाए, कहा लग जाए आगे, समझ गया तू। जैसे उपकार, प्रत्येक, आ जन्म, समझ रहे हो? अधिकार, प्रतिदिन, तो ये सब उपसर्ग हो गए, बात ही खत्म हो गई। इतनी इजी चीज है। क्षेत्र शब्द मतलब एक गांव के शब्द, ढोर, खचाखच, फटाफट, परात, कांच, मुक्का, थैला, अंटा, गमछा, किमाड़, लोटा, क्या है ये सब? क्षेत्रीय शब्द है, गांव के शब्द होते हैं, क्षेत्रीय शब्द कहते हैं इनको, ठीक है। नेक्स्ट तकनीकी शब्द, टेक्निकल शब्द, कंप्यूटर, रसायन, टेक्निकल शब्द हो गए। पर्यायवाची समझ गए, एक जैसे लगते हैं, पेड़ का, वृक्ष, तरु, विपट बोलते हैं, विपट, है ना। तो और आसमान कैसे? नभ हो गया, गगन हो गया, अंबर हो गया, आकाश हो गया, फूल का पुष्प, कुसुम, सुमन, है ना, नीर, पानी, जल, वारी, है ना, ठीक है। निपात क्या होता है? निपात समझ लो, निपात इंपॉर्टेंट तुम लोगों के लिए, जो अव्यय किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ को बल प्रदान करते हैं, निपात कहलाते हैं। बेटा क्वेश्चन आंसर के लिए एक वीडियो पहले डल चुकी है, उसमें क्वेश्चन आंसर कर लेना बढ़िया तरीके से, ठीक है। कि उसने मुझसे बात तक नहीं की, तक क्या कर रहे हैं? बल प्रदान कर रहे हैं। टीचर के आने भर की देर थी, भर की देर थी, हमने ही या कार्य पूरा कराया, तो इसमें ही, कल मेरा मित्र भी आएगा, तो ये जो भी, ही, भर, तक, ये क्या कर रहा है? बल प्रदान कर रहा है, अर्थ को बल, हमने ही या कार्य पूरा करा, बल प्रदान कर रहे हैं, एकदम प्रेशर बना रहे हैं कि हमने ही या कार्य पूरा करा है, वो मेरे आने भर की देर थी, है ना, अभी तक नहीं हुआ है ना, ऐसा सिस्टम। अब भैया यहां समझ लो, आपको यहां पे आपके चल रहा है पत्र लेखन की बात चल रही है, पत्र को आपको करवा रहा हूं, यहाँ पे पत्र का सिस्टम क्या चल रहा है? पत्र का सिस्टम ये चल रहा है बेटा नॉर्मल, कि आप राजकीय पत्र विकास हिंदी शिक्षक हैं और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से एमए करना चाहते हैं, विभाग से एमए फिल करने के लिए अनुमति प्राप्त करने के पत्र लिखिए। बेटा औपचारिक पत्र है ये। औपचारिक पत्र हमेशा बेटा किसको लिखा था? सरकारी कामकाज में लिखा था औपचारिक पत्र। दो प्रकार के पत्र होते हैं, एक औपचारिक, एक अनौपचारिक। अनौपचारिक बाद में बताऊंगा, औपचारिक अभी समझ लो, ठीक है। सेवा मुख्य शिक्षा अधिकारी की, सी विभाग, तिलक नगर मार्ग, नई दिल्ली लिखा हुआ, प्रधानाचार्य राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, सदर बाजार, दिल्ली। एम फिल करने हेतु एम फिल करने हेतु अनुमति प्राप्त करना है। मैं राकेश कुमार हूँ, फलाना फलाना विकास में हिंदी शिक्षक हूँ, मेरे इसमें स्नातकोत्तर पास करनी है, इसलिए नॉर्मल लिख के आना यही फॉर्मेट में। इसका फॉर्मेट बता दिया मैंने। औपचारिक पत्र का प्रेषक का नाम मतलब वही जो उसमें नाम दे रखा है, प्रेषक प्रेषित छोड़ दो कि किसको लिखना है, किसको लिखना है वाला नाम वो तो लिखेंगे।
अपना विषय लिखेंगे, बात खत्म हो जाएगी। अनौपचारिक पत्र का नमूना थोड़ी देर से बताऊंगा मैं तुमको, लेकिन तुम समझ लो औपचारिक पत्र को पहले, ये छोड़ो उसको, हाँ ये समझो, ये समझो, यहां से औपचारिक पत्र स्टार्ट होता है, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये यहां से समझो, यहां समझो। नगर के सहायक मंत्री को जल की अनियमित पूर्ति के संबंध में शिकायती पत्र लिखिए। विषय क्या हो गया, जल की अनियमित पूर्ति में किसको लिखना, नगर के सहायक मंत्री को, बात खत्म। एक पूरे क्वेश्चन से मिल गए अपने को। मुख्य नगर पालिका अधिकारी को अनियमित जल प्रदान होने से होने वाली परेशानी का उल्लेख कर लिखिए। मुख्य नगर पालिका को लिखना, चलो दादा लिखते हैं। प्रति सहायक मंत्री श्रीमान लिख सकते, प्रति लिख सकते, दिनांक राइट साइड लिखनी है। नगर पालिका ग्वालियर, देखो ये औपचारिक पत्र है, सरकारी पत्र औपचारिक होता है, औपचारिक के अथवा में अनौपचारिक आएगा बेटा, औपचारिक के अथवा में तेरे को अनौपचारिक पत्र पूछा जाएगा, औपचारिक के अथवा में अनौपचारिक पत्र पूछा जाएगा, ध्यान रखना। विषय आगे नगर में जल की अनियमित आपूर्ति के संबंध में, यहां संबंध भी लिख दिया। गत वर्ष की भांति इस साल भी नगर में जल प्रदाय की स्थिति अत्यंत शोचनीय हो गई है। वार्ड संख्या 9 के संपूर्ण क्षेत्र में गत मतलब बहुत दिनों से 3 दिनों से जल की आपूर्ति नहीं हो रही है। क्षेत्रीय नागरिक जल की कमी से आकुल व्याकुल हो रहे हैं। शीतकाल में ही जल की आपूर्ति इस प्रकार की व्यवस्था है तो गर्मी में क्या होगा भैया, हमें विश्वास है, आपसे आग्रह है कि भैया जल की पूर्ति नियमित तरीके से कर दें। धन्यवाद लिखना, प्रार्थना लिखना, नागरिक लिखना, नाम, बात खत्म। ऐसी एक और एग्जांपल देता हूं, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तार के यंत्र के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए बहुत इजी और एग्जांपल बढ़िया है ये भी आप याद कर सकते हो। लिखा है सेवा में जिलाधीश महोदय रायपुर, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तार यंत्र पर रोक लगाने के लिए संबंध में लिखा है। तो भैया कि अभी परीक्षा चल रही है, जैसा कि आपको माहौल पड़ा है, वार्षिक परीक्षा देने के लिए बच्चे अपनी तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, है ना। ऐसे में ध्वनि विस्तारक से देर रात बजने वाले डीजे से क्या होता है, छात्र छात्राओं के अध्ययन में व्यवधान उत्पन्न होता है ना। तो ध्वनि विस्तारक यंत्र पर प्रतिबंध लगाकर छात्रों की अच्छी पढ़ाई के भविष्य उज्जवल कामना हम करते हैं, ऐसा करके धन्यवाद करके लिख दो ना। इसमें जो तुम्हारे मन में आए लिख देना, लेकिन भैया ऐसी उल्टी सी चीज नहीं लिखनी, अच्छी चीज लिखनी है। इसकी एक चीज ध्यान रखना, इधर प्रति सेवा में चलेगा बढ़िया, इस साइड पे दिनांक आएगी और बीच में धन्यवाद आ जाएगा, बात खत्म। इधर अपने प्रार्थी लिख देना, प्रार्थी क्या है, भवदी या प्रार्थी लिख देना, बात खत्म। ये आपके औपचारिक पत्र हो गया। कौन सा पत्र हो गया, औपचारिक पत्र हो गया। तो औपचारिक पत्र में आपको और दे देता हूं प्रैक्टिस करने, देखो एक और ऐसे लिखा है। हाँ, आप सुदामा नगर इंदौर में रहते हैं, आपके मोहल्ले में गंदगी व्याप्त है जिससे बीमारियां फैल रही है, सफाई व्यवस्था है तो नगर निगम को पत्र लिखिए। तो इंदौर में रहते हो आप, सुदामा नगर में, मोहल्ले में गंदगी व्याप्त है, ठीक है भाई, औपचारिक पत्र है। सेवा में मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम इंदौर, लिख दिया। इस क्वेश्चन को रीड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन की रीडिंग आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लाडली की बात ध्यान रख ले, क्वेश्चन रीडिंग आपकी इंपॉर्टेंट होती है बहुत ज्यादा। कि सुदामा नगर इंदौर में हूं, मोहल्ले में गंदगी व्याप्त है, बीमारियां फैल रही है, सफाई व्यवस्था करनी है, ठीक है। किसको लिखना है भैया, सिर्फ पता सुदामा नगर में है ना, मोहल्ले में तो नगर निगम को लिखना, ये पता चल गया। सब्जेक्ट यहां से पता चल गया, विषय क्या है, तो लिख दिया अपन ने सेम टू सेम। ये कहां से टेपा, इतना कहां से चेपा अपन ने, क्वेश्चन में से चेपा और कहां से चेपा। अब इतना क्वेश्चन में से चेप लेगा तू, ये अपने मन से लिख देगा, ये अपने मन से लिख देगा, तो इतना तो लिख के नहीं आ सकता क्या, इतना ही तो याद करना है तेरे को, इतना भी, ये भी क्या स्किल है, ये भी तेरी खुद की स्किल है बेटा, बस इतने तो याद करना है। अब तू सुदामा नगर की साफ सफाई नहीं लिख सकता कि भैया सुदामा नगर, कुछ भी लिख दो यार कि सुदामा नगर क्या भैया, इंदौर का सबसे बड़ा मोहल्ला है, अच्छा लोग रहते हैं यहाँ पर, है ना। लिखा यहाँ की सफाई व्यवस्था खराब है भैया, नालियां बंद पड़ी हुई है, कूड़ा करकट निकला फिर इंदौर में ऐसी दिक्कत आती नहीं, लेकिन आगे ये तो लिखना तो पड़ेगा, है ना। बंद पानी जिस चारों ओर फैल रहा है, नालियां उफन रही है, मक्खी मच्छर के प्रकोप से बीमारियां फैल रही है, अनियमित व्यवस्था है, सफाई कर्मी आते नहीं आते तो साफ सफाई नहीं करते अच्छे से, इस तरीके से। अब अनौपचारिक पत्र की बात चल रही है, व्यक्तिगत निमंत्रण, बधाई पत्र, आमंत्रण पत्र अपन सारे के सारे यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अनौपचारिक पत्र में। अनौपचारिक पत्र सबसे इजी होता है, मेरे से पूछो तुम्हें इजी कौन सा होता है भैया, अनौपचारिक पत्र होता है। भाई बहन को पत्र लिखना, चिट्ठी लिखना, इसका तरीका बताता हूं तुमको मैं, तरीका समझो इसका। अनौपचारिक पत्र बहुत ईजी होता है भाई, तुमको कुछ नहीं करना, राइट साइड पे पहले पता लिखना है, पता राइट साइड पे, और यहाँ जाएगी दिनांक, दिनांक यहाँ, पता यहाँ, बात खत्म। और यहाँ लिखना है प्रिय, प्रिय जो भी उसका नाम है यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है फिर सप्रेम नमस्कार, सप्रेम नमस्ते, सप्रेम नमस्ते। मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, है ना, सब कुशल होंगे। बस ये इसका फॉर्मेट हो जाता है भाई। और यहाँ पे नीचे जो भी अपना नाम लिख सकते हैं, जो भी अपना लिख सकते हैं, तुम्हारा, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा भाई, जो भी आता है यहाँ पे तुम्हारा आता है और यहाँ पे यहाँ आता है, ठीक है। अब यहाँ पे नाम किसका आएगा, कोई मित्र का आ सकता है, भाई का नाम आ सकता है ना, किसी का भी नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देगा अब तू, लेकिन यहाँ लिखा है अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए अपनी सहेली मित्र को निमंत्रण पत्र लिखिए, आमंत्रण पत्र लिखना, ध्यान रखो, अपनी बहन के सम्मिलित होने के लिए, ठीक है। समझ, अपने भाई का नाम नहीं बोला, नाम अपने हिसाब से देख लो। अगर इफ अगर बेटा यहां पर नाम दिया कि अपने बड़े भाई मोहन को, या फिर ऐसा लिख दिया स्वयं को, पहले लिखा है स्वयं को राजू मानते हुए अपने बड़े भाई मोहन को सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण पत्र लिखे, अपने मित्रों को लिखे, तो समझ गए। तो जो नाम यहाँ दिया रहेगा वहीं पे वो यूज करना, अगर नाम नहीं दिया तो अपने हिसाब से अपने दोस्त का नाम भी यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, इधर पता लिख दिया मैंने, बड़ा बाजार जयबलपुर, या दिनांक लिख दी, कुछ भी लिख दो, पता अपने मन से, पता अगर नहीं दिया हो तो, ठीक है।
दिया है अगर पता क्वेश्चन में तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख के आना है। प्रिय बहन कविता नमस्ते, हर्ष का सूचित जाता है कि मेरे बड़े भाई का विवाह दिनांक इतने को संपन्न हो गया है ना, होना है। अब इतने से भैया प्रारंभ हो जाएगी मामला सम्मिलित के लिए, इतने दिन से हो जाएंगे। अतः इस शुभ अवसर पर तुम सपरिवार आ जाना, तुम एक से है तो तुम जल्दी आ जाना भैया, है ना, पहले आ जाओ, ऐसा बोला है। हाई स्कूल में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण होने पर निमन मित्र को बधाई पत्र लिखिए भैया, क्या बात है। तो यहाँ पे वही लिखा है, वही पता, वही दिनांक यहाँ पे आ गई। प्रिय मित्र रमेश राकेश तपरेम नमस्कार, हाई स्कूल परीक्षा का परिणाम देखा भैया, तुमने आग लगा दी, मैं नाचने लग गया, है ना। प्राणी सूची में 33 स्थान है आपका, आप ही नहीं शाला तथा सभी लोग इससे प्रभावित हो गए हैं, बधाई स्वीकार करें। मैं परम पिता से परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वह इससे आपको सदैव सफलता प्रदान करे, आप सुंदर जीवन में दूर रहे। आपका मित्र सतीश वर्मा, देखो समझ रहे हो, यहाँ पे रमेश का नाम लिया, यहाँ रमेश लिखा था क्या, नहीं लिखा था। अगर यहाँ पे लिखा हुआ हो तो उसके अकॉर्डिंग ही दोस्त का नाम भी यहाँ वही लिखना है और लास्ट में नाम भी यहाँ लिखना है, यहाँ पर आपका नाम नहीं लिखना है। आगे मेरी बात समझ में, आगे मेरी बात समझ में। अगर क्वेश्चन में नाम दिया है तो क्वेश्चन में नाम वही लिख के आना है, जबरदस्ती हर कुछ नाम नहीं लिखना है। एक और है कि गांव में बक्सी कटाई के लिए वर्णन करते हुए लिखिए, तो देखो यहाँ पे सीधा लिखा है, राजेश लिख दिया, यहाँ पर कुछ भी नाम लिख देंगे अपन यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसमें संवाद भी आते हैं, क्या आपको संवाद आते हैं क्या? संवाद में आपको बताता हूँ बेटा, संवाद किस प्रकार से लिखे जाते हैं। संवाद है भैया, देखो जैसे क्रिकेट के खेल के विषय पर दो मित्रों के मध्य में संवाद लिखते हैं। संवाद कैसे लिखते हैं? दो मध्य के बीच में बातचीत चलती है, दो लोगों के बीच में बातचीत को बोलते हैं संवाद। क्या बोलते हैं? दो लोगों के बीच में जब बात होती है उनको बोलते हैं संवाद। हाँ ठीक है, तो इस प्रकार से आपका पूरा सिस्टम चलता है संवाद का। तो संवाद बोला है कि भाई क्रिकेट के खेल पे लिखना है, दो अपने मन से नाम ले लेना है और उस पर कम से कम 8 लाइन का संवाद लिखना है। नॉर्मली जो भी आपको टॉपिक दे रखा है क्रिकेट का दे रखा है क्रिकेट के टॉपिक पे आपको संवाद लिखना है, दो अपने मन से देख लो ये है तो भाई दोनों के बीच में बात करवा दो। व्हाट्सएप चैट है, क्या है? संवाद की ओर में तुमको अनुच्छेद भी आता है, विज्ञापन भी आता है, लेकिन अनुच्छेद आप करके आ सकते हो, अच्छा है। इस प्रकार से आपको संवाद लिखा जाएगा भैया। क्रिकेट खेल पे लिखना, भाई ऋषि आजकल क्रिकेट को अधिक मन बोलेगा, हाँ भाई सीख के रहे हो, ऐसे करके तुमको अच्छी खासी लाइन बनानी है, इतनी 8 एक लाइन बना देना। मैं 2-3 उदाहरण दे रहा हूँ तुमको, जैसे एक और है कंप्यूटर की खोज में उसकी विकास विद्यार्थी और शिक्षक के मन में लिखिए, तो विद्यार्थियां लगा देना, एक शिक्षक लगा देना, ठीक है। थोड़ी तुम्हारी स्किल्स पे डिपेंड भी करेगा ये, बाकी हमने तुमको तरीका बताया दिया। पति पत्नी किस में लिखा, टीवी देखने पर हानि लाभ बताइए, पति पत्नी बता रही है, ठीक है। और इसके बाद अनुच्छेद की बात करूं, अनुच्छेद इजी होता है। अनुच्छेद एक टॉपिक देगा आपको कि फलाने पे अनुच्छेद लिखिए, लिखा आधुनिक भारत। ये निबंध का छोटा भाई होता है, क्या होता है? निबंध का छोटा भाई होता है, उसमें आपको 8 से 10 लाइन लिख के आनी पड़ती है। 8 से 10 लाइन लिख के आओ, बढ़िया सी, जो भी टॉपिक मिला उसमें भैया एकदम मचा दो। आधुनिक भारत मिला, आधुनिक भारत को दे जा बम 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 बम, ठीक है, फटाफट तरीके से वही की वही छाप दो पूरा का पूरा, ठीक है। जैसे आपको एक और दिया पर्यावरण प्रदूषण, तो उसमें तो तुम भनाभन लिख सकते हो क्या क्या इसका प्रदूषण है, ठीक है। सच्चा मित्र है तो सच्चा मित्र भी लिख के आ सकते हो। आपका स्वास्थ्य और व्यायाम पे लिखा, छात्र जीवन में अनुशासन, ये आपका इंपॉर्टेंट, मैं स्टार लगा देता हूँ। और ये पर्यावरण प्रदूषण इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, है ना, वनों का महत्व इंपॉर्टेंट है, छात्र जीवन तो ठीक है, जलीय जीवन तो इंपॉर्टेंट है, तो बेसिक है। निबंध समझ लो भाई, निबंध में क्या करना है? निबंध में कुछ नहीं करना तुमको, जैसे निबंध में तुमको दिया भैया कि इसमें से किसी एक स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत पे आपको निबंध आया, लिख के कैसा ना, पहले रूपरेखा तैयार करना है। क्या करना है बेटा? रूपरेखा तैयार करना है। रूपरेखा आपको यहाँ पे तैयार करना है 4 से 5 पॉइंट की, जैसे यहाँ पे तैयार हुई है। अब स्वच्छता क्या है, इसको हटा के प्रस्तावना, क्या बोलते हैं, पहले आता है प्रस्तावना। फर्स्ट में आपको लिखना है प्रस्तावना, क्लास 10th में आ जाओगे 12th में पहुंच जाओगे तो भी यही चीज फॉलो होगी। पहले लिखना है प्रस्तावना, प्रस्तावना मतलब इंट्रो, क्या इंट्रो है उसका, इंट्रोडक्शन, और लास्ट में उपसंहार, कंक्लूजन, कंक्लूजन लिखना है, ठीक है। तो उपसंहार और प्रस्तावना आप लोगों को भैया ध्यान रखनी पड़ती है, किसी भी निबंध में लिखना प्रस्तावना का इंट्रोडक्शन लिखना पड़ता है आपने को 4 से 5 लाइन का, ठीक है। स्वच्छता के प्रकार, उसके लाभ, उसका योगदान क्या है। अब सर प्रस्तावना कैसे, रूपरेखा कैसे बना है, रूपरेखा बनाने की एकदम सीधी सी सिंपल सी ट्रिक बताता हूं। पहला पॉइंट रख तेरा बेटा प्रस्तावना, हमेशा हमेशा प्रस्तावना रख इंट्रोडक्शन, और लास्ट पॉइंट तेरा रख बेटा उपसंहार। अब टॉपिक कोई सा भी आ जाए, उसके जो बेसिक पॉइंटर्स रहते हैं वो समझे कि पहले उसका प्रभाव बता दे, प्रभाव बता दे, कारण बता दे, तीसरी चीज में उसके लाभ हानि बता दे, चौथे पॉइंट में उसका रोकने के उपाय बता दे, रोकथाम लिख दूं मैं, या मैं लिख दूं उपाय, उपाय बता दे किस तरीके से रोक सकते हैं, या नियंत्रण बता दे कैसी की चीज को नियंत्रण कर सकते हैं, जो भी टॉपिक के अकॉर्डिंग होगा। 5वें पॉइंट में आप उपसंहार लिखो, बात खत्म हो गई। ये अगर रूपरेखा तुमने अगर ये ध्यान रख ली, ये एक आदर्श रूपरेखा बता रहा हूं, एक फॉर्मेट बता रहा हूं कि इस फॉर्मेट से तू अगर पढ़ लिया तो मामला तेरा सही साठ है भैया, ठीक है। जैसे ये एक पूरा दिया रखा है, इसमें 5 ये बनाए, देख प्रकार लिखे, लाभ लिखा, सहयोग लिखा, हमारा योगदान, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखो रीड कर लेना, बड़े समय साथ दे दिए।
अब ऐसे यहाँ पे देख डिजिटल इंडिया में क्या बना है, इसका अर्थ मतलब वही प्रस्तावना, अर्थ लिख दिया मतलब प्रस्तावना हो गया, है ना। अभियान के लाभ लिखे हुए हैं, तो देखेगा यहाँ पे चुनौतियां लिखी हुई है ना। आगे बढ़ते हैं, है ना। खुले सूचमुख से आशय क्या है, आशय मतलब यहाँ प्रस्तावना यूज कर दो, यहाँ पर अपन प्रस्तावना यूज कर दो। देखो उपसार है, योगदान है, प्रयास है, ठीक है। इस तरीके से तुमको यूज करना भैया, ठीक है। जैसे जैसे ये वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए, आपका पेपर में छप सकता है। एक विज्ञान वाला भी, विज्ञान के चमत्कार भी यूज करके जाना। तो प्रस्तावना लास्ट बनाया मैंने, उपसार लिखा ना, अनुशासन, जीवन में अनुशासन, इसका महत्व क्या है, इसके दुष्परिणाम क्या है, इसके सुपरिणाम क्या है। इस प्रकार से तुमको लिख के आना भैया एग्जाम, एक अपने उसको, ठीक है, निबंध को, ठीक है भाई। इसमें अब गद्य साहित्य का इतिहास जो है वो अपना बचा हुआ है। गद्य साहित्य की भैया मैं तुमको मोटी मोटी चीज बताऊंगा, पूरा डिटेल में इसमें दे रहा हूं, पर मैं मोटा मोटा जिसपे स्टार लगा दूं वो पढ़ लेना, ठीक है। ओनली स्टार वाले क्वेश्चन तुमको पढ़ना है। देख भाई, गद्य की 16 विधाएं होती है, प्रमुख विधा निबंध, कहानी, नाटक, एकांकी, उपन्यास। ये तेको याद रखना, गद्य की परिभाषा नहीं पूछी जाती। 16 विधा टोटल है, कुल विधा 5 इंपॉर्टेंट है। निबंध याद रखना, निबंध की आपको याद रखना, निबंध किसे कहते हैं, है ना। तो बाबू गुलाब रचना को कहते हैं, जिसमें एक सीमित आकार में सब कुछ बने होते हैं। प्रमुख निबंधकार ये है, अब तुमको ये याद करने का टाइम है नहीं बेटा। कहानी का शब्द याद रख लो बेटा, कि कहानी किसे कहते हैं, जो भी कुछ कहा जाए उसे कहानी कहते हैं, ठीक है। किशोरलाल गोस्वामी, प्रेमचंद ईदगाह, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर कहानी की विशेषताएं ये होगी बेटा, अपने कहानी की 4 विशेषता, संक्षिप्त होनी चाहिए, मनोरंजक होनी चाहिए, सुंदर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कहानी के 6 तत्व होते हैं। अभी पढ़ लेना बड़े तरीके से, इतना टाइम नहीं है कि मैं तुमको पूरे पढ़ा दूं और तुम भी नहीं पढ़ पाओगे। नाटक किसे कहते हैं, नाटक शब्द की अभिव्यक्ति हुई, नाटक का संबंध ध्यान रखना तुम लोग, है ना। अब इससे बेस्ट तुम्हारा ये रहेगा, बेटा, मैं तुमको अंतर बताता हूं इंपॉर्टेंट। देख, नाटक एकांकी में अंतर, ये आपका इंपॉर्टेंट होता है यहाँ से, ठीक है। नाटक एकांकी में, नाटक में एक अंक होते हैं, नाटक में अनेक अंक होते हैं, एकांकी में एक अंक होता है ना। फिर नाटक के कथानक में फैलाव और विस्तार होता है, एकांकी। नाटक के इसमें फैलाव विस्तार होता है ना। इधर आपका सिस्टम आता है, इसमें क्या होता है, एक अंक होता है ना, कथा फैलाव घनत्व होता है। अधिकार के साथ सहायक कथा भी होती है, इसमें एक ही कथा होती है। नाटक में चरित्र का विकास दिखाया जाता है, एकांकी का समूचा भी मिलाया जाता है। नाटक में अमृत जीवन विस्तरण होता है ना। दूसरा, कहानी उपन्यास में अंतर आपको पूछा जाता है। कहानी देखो, कहानी उपन्यास में अंतर पूछे नहीं पूछे कोई दिक्कत नहीं। अगर सिर्फ कहानी पूछ ले, कहानी किसी कहते तो ये पॉइंट लिख के आ जाना, सिर्फ पूछ लो उपन्यास कहते तो ये वाला पॉइंट लिख के आ जाना, ठीक है। ईजी है। कहानी में एक कथा होती है, उपन्यास में अनेक कथा होती है। कहानी में सीमित पात्र होते हैं, इसमें अनेक पात्र घटना होती है। कहानी का लघु होता है, इसमें बड़ा होता है, ठीक है। रेखा चित्र संस्मरण, ये आपका भी इंपॉर्टेंट हो जाता है भैया, बहुत ज्यादा। आत्म जीवनी आएगा आपको, ठीक है। अब पद्य साहित्य के इतिहास में क्या क्या चीजें, पद्य साहित्य के इतिहास में बताता कुछ चीज भी देखो। पद्य साहित्य में बहुत 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 अच्छी चीजें हैं बेटा। ये इसमें यार ये ध्यान रखना, टाइमलाइन कब से कब तक है। हिंदी के साहित्य को बेटा 4 भागों में बांटा गया, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। ये पूछे थे, आदिकाल को क्या बोला जाता है, खालिस्तान भी कहा जाता है, वीर गाथा काल। भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है, रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं कभी कभार। अब आदिकाल में क्या क्या प्रधानता हुई, ये तुम लोगों को बेटा थोड़ा बहुत पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। भक्तिकाल कवि को ध्यान रखना है, भक्तिकाल कवि है, ठीक है। भक्तिकाल की विशेषताएं भी पूछते हैं, पर तुम एक बार सिर्फ और सिर्फ इसकी हेडिंग को रीड करके चल जाना। हेडिंग लिखी ना, इसको रीड करके चल जाना। अब एंड टाइम पे तुम भैया करोगे तो क्या ही करूं मैं, ठीक है। ऐसी आदिकाल की प्रमुख कवि भैया चंद्रभाई बरदाई, अमृत खुसरो विद्यापति, है ना। प्रमुख कवि केशव दास हो गए इनके, ठीक है। आधुनिक काल का हो भैया, आधुनिक काल को, हाँ ये ध्यान रखना, आधुनिक काल कितने भाग में बांटा गया, इसकी पूरी टाइमलाइन याद रखना बेटा, इसकी पूरी टाइमलाइन रखना। और छायावाद में से क्वेश्चन आएगा, छायावाद की विशेषता लिखो, नई कविता की विशेषता याद कर लेना, और भारतीय हिंदू की 3 की विशेषता याद कर लेना, बस बाकी खत्म हो जाएगा। विशेषता इसमें मैं दे रहा हूं तुमको, ठीक है। इनके टाइमलाइन रखना, कब से कब तक, 50 से 1900 चला, 1920 36 चला, 1936 43 चला, 50 तब तक चल रहा है। इसकी ये चीजें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है। ओके, अब मैं आपको बताता हूं कि जैसे मैंने बोला छायावाद की विशेषता लिखी, तो देख भाई छायावाद की विशेषता क्या है, स्वच्छंदता थी इसमें, प्रकृति का आनंद किया गया, प्रेम और सौंदर्य का चित्रण इसमें ज्यादा किया गया, साथ साथ नवीन भाषा, नई नई भाषा शैली इसमें अपनाई गई। इसके कौन है, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी नाना, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा। 4 द मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, पर इसमें तुम लोग ज्यादा मत करो। जयशंकर प्रसाद को याद रखो, सम्राट है ये, है ना, इसका तुमको जनक कहा जाता है, छायावाद के जनक कहा जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको एक और याद कर लेना, भारतीय हिंदू तो मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। फिर आपका जाता है बेटा नई कविता, नई कविता की विशेषता कर लो कि आधुनिकता की अभिव्यक्ति हुई, शिल्प कविता, लघु मान्यता की प्रतिष्ठा आ गई यहाँ पर, ठीक है। और साथ साथ उसकी विशेषता में बिंब योजना की अधिकतम है, दुष्यंत कुमार, नरेश मेहता, इनको ध्यान रखना तुम लोग। साय में धूप, सराय की इधर, अंधा योग करूप्रिया, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपका इस प्रकार से बेटा पूरी की पूरी ग्रामर प्लस सारा सेक्शन मैंने बता दिया आप लोगों को, बड़े से पढ़ लेना। और जो आपको लिटरेचर करना है, लिटरेचर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियो में दे दिया, इसके नीचे एक वीडियो मिलेगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, वहां पे आपको पूरी की पूरी सिस्टम मिल जाएगी, पूरी की पूरी झाम मिल जाएगी। आज की वीडियो कैसी लगी बेटा, आप लोगों के लिए ईमानदारी कसम, सिर्फ आपके एग्जाम थे इसलिए मैंने आपके लिए भी वीडियो बनाई थी कि मैंने मेरे बच्चे बेचारे उन्हें सब बिटर रहेंगे उधर से उधर, तो उनके लिए वीडियो बना के रख दूं, ठीक है। तो आपकी मेहनत को सलाम, साथ साथ मेरी मेहनत आपके लिए ही बेटा। एंड करते हैं इसको एंड बड़े तरीके से।
आई विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी 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 बेस्ट बेटा। आपका शायद 1:30 बजे एग्जाम होगा, है ना, जब भी एग्जाम है आप बेटा करके आओ एग्जाम को, और मुझे पता है तुम लोग फोड़ दोगे। बेस्ट ऑफ लक मेरे से भैया, तुमसे पूरी की पूरी मेरे को उम्मीद है। और भाई कुछ टिप्स भी मैं आपको देना चाहूंगा इसके बाद। थैंक यू सो मच गाइस। नहीं नहीं ऐसा नहीं, लव बनाऊंगा, दिल बनाऊंगा मैं मेरे लाडलो के लिए, ये है ना। दूसरी चीज भैया, कोई सा भी क्वेश्चन आए उसको देखना है, जितना याद हो अपने को उससे रिलेटेड लिख के आना है, छोड़ के नहीं आना है। क्वेश्चन थोड़ा बहुत घुमा फिरा के आ जाए, वैसे तो हिंदी में आता नहीं है, नॉर्मली अपने को लिख के आना है। सब चैप्टर की एक बार को स्टोरी याद रख लेना कि हर एक चैप्टर की समरी क्या है, हर एक चैप्टर की स्टोरी क्या है, उस स्टोरी को याद रख के बेहतर तरीके से एग्जाम में बचा के आ जाना। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच गाइस फॉर द क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अपने को ध्यान रखें, शब्बा खैर, खाना पीना खाते रहे, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी पढ़ते रहें, आबाद रहे। जय हिंद, जय भारत। एंड निक्कू भैया ऑलवेज लव्स यू, लव यू सो मच, बाय बाय।